माँ कसित दुख भाग भवे। जी हाँ, वो परमपिता परमेश्वर, वो भगवान, वो खुदा, वो यीशु मसीह और वो वाहे गुरु और उस आ, सभी जो कोविड-19 के पेशेंट है दोस्तों, उनको ठीक करे और वो जल्दी से जल्दी ठीक होवे। इस तरह की प्रार्थना हम करते हैं आज महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज़ सर्विसेज जॉइंटली कॉन्फ्रेंस में दोस्तों। और हमारा मकसद है कि इस कोविड-19 को किस तरह से फाइट देना और कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, इस तरह की अपील करते हुए दोस्तों मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आज का हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, जिस तरह से हम कोविड-19 को पिछले 28 मार्च से आज तक करीबन 2 महीना होने जाएगा 24 तारीख को। तो इस तरह से अवेयरनेस और एजुकेट करने के लिए हमने प्रण किया है महासेवा और एमएनएस ने। तो दोस्तों आपको बता दूं, आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्लायंस फॉर द हाउसिंग सोसाइटी अंडर एमसीएस एक्ट 1960 एंड मैनेजमेंट ऑफ सीएचएस आफ्टर कोविड-19। दोस्तों इस विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए हमारे कीनोट स्पीकर हैं सीए रमेश प्रभु जी तो हैं, लेकिन की नोट स्पीकर हमारे हैं मिस्टर राहुल पाटिल हैं, जो सहकार भारती से कनेक्टेड है, प्रेसिडेंट है लीगल सेल के। तो उनको इनवाइट करूंगा, उनका स्वागत करता हूं मैं महासेवा की तरफ से। राहुल पाटिल जी नमस्ते। सर्टिफाइड ऑडिटर भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर। राहुल पाटिल जी, आपको और तमाम जितने पार्टिसिपेंट जुड़े और फेसबुक पर जितने तमाम लोग जुड़े हैं दोस्तों, ये लाइव चल रहा है फेसबुक पर सीए रमेश प्रभु जी की आईडी पर और एमएनएस टीवी पर और सुनील शर्मा की आईडी पर। तो आप वहां से शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं फेसबुक आईडी पर दोस्तों। किस तरह से पिछले आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, फिर इस कॉन्फ्रेंस के सब्जेक्ट पर आएंगे और हम तमाम दूसरे सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे इसके बाद। दोस्तों तो महासेवा पिछले 28 मार्च से अभियान चला रहे हैं 3 तरीके से। एक तो हम ज्यादा से ज्यादा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में हमने पीएम केयर में डोनेट करने के लिए आह्वान किया था 28 मार्च से। तो दोस्तों 28 मार्च से अभी तक महाराष्ट्र भर में लोग अलग अलग हाउसिंग फेडरेशन, हाउसिंग सोसाइटी के लोग आगे आ रहे हैं और डोनेट कर रहे हैं, ऑनलाइन डोनेट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में और पीएम केयर में, और हमें उसका रिसिप्ट ऑनलाइन पहुंचा रहे महासेवा के तमाम जो महासेवक उनको। और वो जैसी फ्रांसिस हो औरंगाबाद हाउसिंग फेडरेशन के, वो तमाम करीबन 2.5 लाख से ऊपर अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी ने, किसी ने 2100, किसी से 5000, किसी से 10,000, इस तरह से अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में और पीएम केयर में डोनेट किया है दोस्तों। पीएम केयर में भी डोनेट किया। तो देख सकते हैं मुंबई में भी तमाम जो हमारे जो महासेवक है वो लोग डोनेट कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी डोनेट कर रही है। विनोद प्रभु हैं हमारे महासेवक दहिसर में, नॉर्थ मुंबई में, उन्होंने काफी इकट्ठा किया है, करीबन 3 लाख तक उनका एक अमाउंट पहुंचा है। जो एक एक्स मिलिट्री मैन है सेक्रेटरी हाउसिंग सोसाइटी के, उन्होंने 51,000 का चेक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है। और तमाम जैसे हमारे कोपर खेरने के जो कलावत है, कमांडर कलावत हाउसिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी करीबन 52,000 का चेक उनके हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से उन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया और हमें हमें हमारे इस आह्वान को मानकर वो हमें रिसीव भी पहुंचाई दोस्तों। तो इस तरह का जो हमारा अभियान है दोस्तों, तो हमने यह प्रण किया है कि ज्यादा से ज्यादा हम सरकार की मदद करें इस संकट के समय में दोस्तों। तो देख सकते हैं आप इस तरह का अभियान में हमने हमारे जो वसई विरार के महासेवा के वेलविसर हैं, क्लाइंट है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का डोनेट किया है पीएम केयर में और 1 करोड़ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करने का हमें आह्वान किया है, आग्रह आश्वासन दिया है महासेवा के साथ मिलकर दोस्तों। तो इस तरह से हमारा एक बड़ा चैनल बन रहा है, बड़ा एक अभियान चल रहा है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और पीएम केयर में। और कहते हैं ना कि चैरिटी फ्रॉम होम, यदि आपको चैरिटी के लिए आह्वान करना, लोगों को बोलना है, तो हमारे जो चेयरमैन है रमेश प्रभु जी और तमाम जितने महासेवक आप देख सकते हैं, उन तमाम लोगों ने और प्रभु सर ने खुद 1 लाख रुपए का डोनेट किया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो तमाम जो महासेवा के 150 महासेवा के पूना और मुंबई में मिलाकर उन लोगों ने अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर डोनेट किया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में और पीएम केयर में दोस्तों। तो इस तरह से हमारा अभियान का ये पहला तरीका। दूसरा दोस्तों, हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस तरह की कॉन्फ्रेंस में हम लोग लोगों को अलग अलग डेली कर रहे हैं, संडे भी हम नहीं छोड़ रहे हैं, संडे भी हम लोग मिस नहीं करते। तो इस प्रकार का हम डेली कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 28 मार्च से अभी तक। तो हमने करीबन एक 10,000 लोगों को जोड़ा है, 10,000 लोगों को इसी कॉन्फ्रेंस में जोड़ा है दोस्तों। कभी 100, कभी 200, कभी 500, कभी 700। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस जोड़कर वो जो कॉन्फ्रेंस में लोग जुड़ते हैं दोस्तों, वो करीबन हजारों लाखों लोगों का
रिप्रेजेंट करते हैं, नेतृत्व करते हैं, उनका बात मानते हैं। इस तरह के हाउसिंग फेडरेशन के लोग हो, कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग हो, मिनिस्टर्स हो, आमदार हो, खासदार हो, तमाम एनजीओ जो बेहतरीन काम कर रहे हैं इस कोविड-19 में, ऐसे लोगों को जोड़कर दोस्तों हमने एक लाखों लोगों की हाउसिंग सोसाइटी ये तमाम हमारे महाराष्ट्र भर में एक चेन बनाने की कोशिश की दोस्तों। एक छोटी सी हमारी पहल है कि हम उन कोशिश करके उन अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर से दोस्तों जो आपके घरों में काम करते हैं, मेड, बाई और सिक्योरिटी गार्ड, उन लोगों का डाटा दे रहे हैं। डाटा इस तरह का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का लिंक है, ऑनलाइन लिंक है, उस पे उन लोगों का डाटा देना है और डाटा देकर उनको पेंशन तो मिलेगी, लेकिन ऐसे संकट के समय में उनको कुछ सरकार सोच सके, इसलिए भी सरकार डाटा बुला रही है और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो हाउसिंग सोसाइटी के लोग और फेडरेशन के लोग तमाम डाटा दे रहे हैं। पुणे हाउसिंग फेडरेशन के लोग हो या फिर थाने हाउसिंग फेडरेशन के लोग हो या मुंबई में या कोल्हापुर सोलापुर या औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद हाउसिंग फेडरेशन के मिस्टर जेसी फ्रांसिस, तमाम लोग इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर्स का डाटा दे रहे हैं दोस्तों। और ये डाटा एक हमारी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पहुंचने वाला है दोस्तों। एक बड़ी बात है, उन अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर्स की बड़ी मदद है। ये पुण्य का काम है कि उनको डाटा आप देंगे तो इसमें आपको जो प्रीमियम है, जो हफ्ता है इस पेंशन स्कीम का, वो भी आपको नहीं भरना, उन लोगों को वो भी सरकार भरेगी। इस तरह के सरकार का अनाउंसमेंट है दोस्तों। तीसरा हमारा मदद करने का एक बड़ा अपील है कि हमारा एक पहल है कि ज्यादा से ज्यादा हम ऑनलाइन कोर्सेज करें, ऑनलाइन कोर्स के लिए प्रेरित करें लोगों को, जिसमें आप यदि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में या पीएम केयर में डोनेट करते हैं तो आपको इसमें रिलीफ मिलेगा 50%। और हमारी तमाम जितनी पुस्तकें हैं डीम कन्वीनियंस को लेकर या सेल्फ रिडेवलपमेंट को लेकर एक्ट के तहत जो पुस्तकें जो इंफॉर्मेटिव और एजुकेटेड करेगी आपको, उन तमाम पुस्तकों पर कम से कम 50% यदि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या पीएम केयर में करते हैं डोनेट तो आपको 50% रिलीफ मिलेगा दोस्तों। इस तरह की हमारी पहल है। ये हमारी पहल 1 या 2 महीने की नहीं, आने वाले साल 2021 तक हमारी ये पहल चलेगी दोस्तों। इस तरह की मदद की हमारी अपील है लोगों से। और तीसरा खास हमारा हिस्सा है फार्म टू होम। किसानों का जो प्रोडक्ट है दोस्तों, वेजिटेबल, फ्रूट और तमाम जो अनाज वगैरह है, वो कैसे लोगों के घरों में मिले, हाउसिंग सोसाइटी के द्वार पर मिले, गेट पर मिले, लोगों के घरों में ऑनलाइन मिले। एक एप्लीकेशन तैयार की है जिसका लॉन्चिंग खुद हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उन्होंने खुद इंटरेस्ट लेकर इसमें खुद अपने सीनियर मंत्री को भेजा है। इस तरह की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में दोस्तों सीनियर मंत्री, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई जी ने खुद लॉन्च किए, उन्होंने शुभकामना दी है। वो भी आप सभी को बताएंगे इसमें क्या है फार्म टू होम, किस तरह की संकल्पना है। तो ये एक हम पहल कर रहे हैं दोस्तों। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कोविड-19 और तमाम जो हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, उस पर यही कहना चाहूंगा कि आज जो हम बात करेंगे भारत की, इंडिया की, तो 81,970 कोविड-19 के पेशेंट है पॉजिटिव, जिनमें से करीबन करीबन 51,000 एक्टिव पेशेंट हैं और करीबन मौत हुई है 2,600 लोगों की। 2,600 पार कर चुका है भारत में आंकड़ा मौतों का। और एक्टिव केस बताया आपने, मैंने करीबन, तो दोस्तों एक रिकवर भी हुए हैं करीबन, आपको मैंने बताया 81,000, उसमें से 27,000 कोविड-19 के जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हुए। तो एक अच्छी खबर भी है और हम निश्चित ही कोविड-19 को फाइट देंगे दोस्तों। मैं आगे हम जो काम कर रहे हैं, हमारे तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, और मैं वेलकम करूं उसके पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि ये जो हम कोविड-19 के लिए तमाम जो पार्टिसिपेंट जुड़े, फेसबुक पर हमारा जो ऑडियंस, हमारे चाहने वाले लोग देख रहे हैं, उनको संयम रखना है, क्योंकि ये कोविड-19 ये 2 महीने 4 महीने की बात नहीं है। ये आने वाले सालों में भी हमें मास्क और संयम के साथ में सैनिटाइज यूज करना है, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना है, और इसको जितनी दूरियां रहेगी जितना ये वो रहेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस तरह की बातें, तो बिल्कुल सावधान रहना आने वाले समय में दोस्तों। मैं इतना कहते हुए आगे तमाम लोगों का स्वागत करूंगा। और हमने जो ठाना है, हमने जो महासेवा और एमएनएस और तमाम जितने लोग हैं, राहुल पाटिल साहब जो आज है सहकार क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, राहुल पाटिल जी और तमाम हमारे जो महासेवक है, उनके उनके लिए दोस्तों, और हमारे जो देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे जी, उनके लिए है कि कोविड-19 को फाइट देने के लिए शकील आजमी की बड़ी बेहतरीन लाइन है और जोश वाली लाइन है। लाइन इस तरह से है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है
जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और हम सभी लोगों ने ठान लिया है कि इस कोविड-19 को फाइट देना है, कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। इस तरह की अपील करते हुए मैं पहले राहुल पाटिल जी का वेलकम करूं, उसके साथ तमाम जो पार्टिसिपेट है सभी का स्वागत करते हुए मैं हमारे जो प्रधान सेवक हैं रमेश प्रभु जी, उनको बुलाऊंगा, इनको इनवाइट करूंगा। कृपया वेलकम स्पीच दें आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए। प्रभु सर। धन्यवाद सुनील जी। आज हमारे बीच में राहुल पाटिल जी हैं, जो बहुत सारा सोसाइटी में एज ए ऑथराइज ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर करके काम किया है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सर्टिफाइड ऑडिटर्स एसोसिएशन मुंबई डिवीजन का। जितने भी सर्टिफाइड ऑडिटर एसोसिएशन है, लगभग 1400 ऑडिटर्स है, उनका एसोसिएशन का वो प्रेसिडेंट है। उसी तरह से महाराष्ट्र प्रदेश का हाउसिंग सेल का, सहकार भारती का वो भी अध्यक्ष है। पूरी महाराष्ट्र का हाउसिंग सेल का वो अध्यक्ष है और उनका तजुर्बा बहुत अच्छा है हाउसिंग सोसाइटी में लेकर और हाउसिंग सोसाइटी कामकाज को लेकर। तो आज हम उनसे सुनेंगे कि एज फार एज महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इज कंसर्न, एज ए चेयरमैन, सेक्रेटरी या ऑफिस बेरर या कमिटी मेंबर या एज ए मैनेजर, तो क्या क्या कॉम्प्लायंस करना पड़ता है अंडर दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उसके बारे में जानकारी लेंगे। खास करके हाउसिंग सोसाइटी को क्या क्या हमारा करना पड़ता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। राहुल जी को मैं स्वागत करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि होता है तो हिंदी और इंग्लिश, मराठी तो आप बात करेंगे, मराठी में आप करेंगे ही, बट यदि थोड़ा बीच बीच में यदि हिंदी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में वी हैव गॉट कॉस्मोपोलिटन क्राउड। और इसके लिए मैं विनती करूंगा इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेज में यूज करते हुए आप आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू प्रभु सर। मैं जैसा कि राहुल पाटिल जी आए और अपना जो प्रेजेंटेशन है एमसीए एक्ट 1960 के तहत हाउसिंग सोसाइटी में क्या होगा, किस तरह की बातें हैं, तो बोले, बताएं सभी लोगों को। स्वागत है आपका राहुल पाटिल जी। धन्यवाद सुनील जी और धन्यवाद प्रभु सर। आज का जो अपना सेशन है, इसी सेशन में हमने जो कोविड-19 के जो मुकाबले में जो हम सोसाइटीज में क्या क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए, उसके साथ भी जो कंप्लायंसेस है उसके बारे में भी सब्जेक्ट लिया है। इसके लिए मैं आपको पूरा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी सर्कुलर्स है वो अभी तक उतने काफ़ी नहीं है कि जहाँ हमें इस कंप्लायंसेस वगैरह जो है वहाँ से, उसमें से हमें छूट मिले। तो मैं पहले ध्यान देना चाहूँगा कि अपना जो फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च 2020 को ख़त्म हुआ। तो वहाँ से लेके अपने हाउसिंग सोसाइटी में कंप्लायंसेस स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग में हो जाएगा हमारा अकाउंट्स के बारे में, जो भी हमें अकाउंट्स प्रिपरेशन करने हैं, ऑडिटर को हैंड ओवर करने हैं, मीटिंग लेनी है, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करना है, तो उसका स्टार्ट्स हो जाता है बैलेंस शीट से। और 31 मार्च के बाद जो भी ड्यू डेट्स है उसमें इसी तरह के हैं। जो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स है और पब्लिकेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम एक्सपेंडिचर, वो है ड्यू डेट है 15 मई। 15 मई तक कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैलेंस शीट कंप्लीट करके हमारे नोटिस बोर्ड में, सोसाइटी के नोटिस बोर्ड में हमें पब्लिश करनी है, ताकि सभी मेंबर्स को मिले। और एक कॉपी अपने सोसाइटी ऑफिस में भी होनी चाहिए, ताकि कोई किसी ने अगर डिमांड की तो उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी अकाउंट्स तैयार किया है वो ऑडिटर को हैंड ओवर करना है। तो ऑडिटर को हैंड ओवर करने के लिए ड्यू डेट है 1 जून ऑफ एवरी ईयर, 1 जून। तो 1 जून तक हमें ऑडिटर को अपना पूरा डाटा जो है ऑडिट के लिए जो भी डिमांड किए हैं डॉक्यूमेंट्स
सेक्शन 80 में भी 81 में दिए हैं प्रोविजन, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, बायलॉज में भी दिया है, और ऑडिटर जो डिमांड करेगा वो डॉक्यूमेंट हमें 1 जून तक उसको हैंड ओवर करने हैं। फिर उसके बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑडिट कंप्लीशन है 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक उसने ऑडिट कंप्लीट करके सोसाइटी को हैंड ओवर करने चाहिए। उसके बाद ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ऑडिट किया है, ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट है, वो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, महासरकार वेबसाइट जो है, उसमें हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड करके अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसमें हमें अपलोड करना है ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद हमारी एजीएम की डेट आती है, तो 30 सितंबर तक हमें एजीएम कंप्लीट करनी है। एजीएम के बाद हमारा है रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिशन करना, फिर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, वो सबमिट करना है। रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में हमारे ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन के बाद विदिन 3 मंथ्स हमें रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करना है डिपार्टमेंट को, करंट ईयर का। उसके बाद हमारा जब एजीएम होता है, उसके विदिन 1 मंथ, एजीएम के बाद विदिन 1 मंथ ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट की है उसके रिटर्न्स जो है वो अपलोड करने हैं, ताकि जो भी अपनी ई ऑर्डर है, जो ऑडिट के बारे में ई ऑर्डर जनरेट होती है, वो ई ऑर्डर जनरेट करके लेनी है विदिन 1 मंथ और 30 अक्टूबर के पहले। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आते हैं मैंडेटरी रिटर्न्स, जो विवरण पत्र हम बोलते हैं। विवरण पत्र जो बोलते हैं उसमें मैंडेटरी एनुअल रिटर्न्स है, जो सेक्शन 79 के तहत है। सेक्शन 79 के अंडर, जो 79(2) के अंडर जो एनुअल रिटर्न्स है वो हमें अपलोड करने हैं। उसकी जो एक्ट में प्रोविजन है उसमें है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से बिफोर 6 मंथ, मतलब वो डेट आती है 30 सितंबर। और एनुअल रिटर्न्स कब सबमिट कर सकते हैं हम, उसमें सब स्टेटमेंट्स है, तो सब स्टेटमेंट्स हमारे एजीएम के बाद ही हम सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए 30 सितंबर अगर एजीएम के लिए लास्ट डेट भी है, अगर 30 सितंबर संडे का आ गई तो हम एनुअल रिटर्न्स है 30 सितंबर को सबमिट नहीं कर सकते। 30 सितंबर का तो हॉलीडे रहेगा डिपार्टमेंट को, तो इसके लिए उसके अनुसार हमें एजीएम पहले ही लेनी चाहिए। उसके पहले लेके एनुअल रिटर्न 30 सितंबर के पहले सबमिट करने हैं, जिसमें एनुअल रिटर्न में क्या क्या डॉक्यूमेंट आते हैं। करीबन 11 टाइप्स के डॉक्यूमेंट है जो हमें सबमिट करने हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जो भी रिलेटेड अकाउंट्स रिलेटेड है, इलेक्शन रिलेटेड है, एजुकेशन ट्रेनिंग रिलेटेड है, तो 12 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें पहला है एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी। सेकंड है ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी, जिसमें है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर। हमारे हाउसिंग सोसाइटी के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स है। तो जो भी स्टेटमेंट्स है वो सब स्टेटमेंट्स हमारे एजीएम के बाद ही तैयार हो सकते हैं। ओके, अच्छा आ गया। यस राहुल जी। थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहता हूं।
और उसके बाद a statement of disposal of surplus assets as approved by general body meeting, जिसमें हमारे जो सरप्लस है उसके हमने जो भी प्रोविजंस किए फंड्स में उसकी स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करना है। नेक्स्ट है एक कॉपी ऑफ अमेंडमेंट्स टू द बायलॉज मेड बाय द सोसाइटी और प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द बायलॉज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी मीटिंग। जो भी हमारे उस ईयर में बायलॉज अमेंडमेंट का प्रोविजन है, फ्यूचर का प्रोविजन है, वो हमें सबमिट करना है। फिफ्थ है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यू इन द ईयर, इन द करंट ईयर है वही। इलेक्शन टेन्योर खत्म हो रहा है उसके बारे में डिक्लेरेशन सबमिट करना है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी। जनरल बॉडी मीटिंग का एजेंडा है, इसमें हम सबमिट करेंगे तो भी चलेगा। स्टेटमेंट सेवेंथ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, हिज कंसेंट लेटर एंड रेम्यूनरेशन फिक्स। इसमें ऑडिटर का जो हम अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं वो अटैच करना है। लेटर एंड रेम्यूनरेशन फिक्स, जिसमें हम रिजोल्यूशन पास किया है, जहां पे भी रेम्यूनरेशन फिक्स किया है उसकी कॉपी रहेगी तो भी चलेगा। अदरवाइज अपॉइंटमेंट लेटर में रेम्यूनरेशन दिया है तो भी काफी है। एट द स्टेटमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑडिट, इसमें हम अगर हमारा 1920 का अभी एजीएम आएगा तो जिसमें हम रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट प्रीवियस ईयर का हम अप्रूव करते हैं, तो करंट ईयर का रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट हमें यहाँ पे सबमिट नहीं करना है। इसमें हमें प्रीवियस ईयर का रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करना है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड बाय द सोसाइटी ड्यूरिंग द ईयर। जो हम स्टेट एजुकेशन ट्रेनिंग सेक्शन 24A के अंडर जो एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके बारे में भी जो स्टेटमेंट्स है वो सबमिट करना है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन मेड टू द कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड मेड बाय द सोसाइटी। जो हम सहकार बोर्ड को नहीं तो महाराष्ट्र बोर्ड को जो अंशदान देते हैं तो वो हमें सबमिट करना है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ प्रोविजन मेड फॉर कंट्रीब्यूशन टू बी मेड टू द इलेक्शन फंड। जो इलेक्शन फंड हम कंट्रीब्यूट करते हैं वो इलेक्शन फंड का जो भी स्टेटमेंट है वो सबमिट करना है। और लास्ट में है स्टेटमेंट शोइंग स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी हम J1 रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो J1 रजिस्टर की कॉपी हम अटैच करेंगे तो भी काफी है। अच्छा, इसमें अगर हम ध्यान में दें राहुल जी, J1 का रजिस्टर ये साल से वो डिसकंटिन्यू हुआ है क्योंकि MCS एक्ट में जो नया चैप्टर आया है उसमें एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर का परिभाषा निकाला है। तो लोगों को हमें बताना पड़ेगा J1 जो है 31 मार्च 2020 है उस तक ही लागू है, क्योंकि 9 मार्च 2019 में जो नया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आ गया उसके अंतर्गत वो अभी J1 रजिस्टर मेंटेन करने का जरूरी नहीं है। इसलिए एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर का जो रिक्वायरमेंट है वो अभी करंट इसके आगे नहीं करना पड़ेगा। करंट ईयर से एप्लीकेबल नहीं है बट 1920 तक एप्लीकेबल है। बराबर है, सही है। इज इट राइट? करेक्ट या करेक्ट गो अहेड। फिर दूसरे कंप्लायंस में आता है हमारा रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन के बाद विद इन 3 मंथ रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट जो अंडर सेक्शन 82 के तहत है वो हमें सबमिट करना है। रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट हम देखा जाए तो सबमिशन होता है, हम करंट ईयर में सबमिशन करते हैं। नेक्स्ट हम एजीएम के सामने सबमिट करते हैं और उसका स्टेटमेंट्स में ट्रांसफर
कन्वर्जन होके हम एनुअल रिटर्न्स में सबमिट करते हैं। मतलब एवरी ईयर का रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट मिनिमम 2 बार डिपार्टमेंट को सबमिट होगा। बाकी जो 82 में प्रोविजन है, कितने भी बार अगर यहाँ से स्क्रूटनी होके रिपोर्ट आ गया डिपार्टमेंट से, तो हमें बार बार सबमिट करना है टिल द ऑल क्यूरी कंप्लीट नहीं होती है। उसके बाद 30 अक्टूबर के पहले हमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट लेटर हमारी जो अकाउंट रहेगा महासरकार वेबसाइट पे, तो वहां पे उसमें सबमिट करना है। और जिसमें ऑडिटर जो है हमारा उसका कंसेंट लेटर सबमिट करेगा और ई ऑर्डर जनरेट करेगा। नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर हम नहीं सबमिट करेंगे तो डिपार्टमेंट से ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी, तो जिसमें कोई भी ऑडिटर आ सकता है, तो फिर वो मैंडेटरी रहेगा। अगर हमने ये ऑर्डर जनरेट नहीं की, डिपार्टमेंट से अगर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो गई, तो उससे हमें ऑडिट करके लेना है। उसका टेक्निकल रीजन भी ऐसा है, अगर ये ऑर्डर नहीं जनरेट की तो नेक्स्ट ईयर के जो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, जो हमारे अकाउंट्स में अपलोड करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा महासरकार वेबसाइट पे लॉगिन किया है तो जिस वहां पे हमें सबमिट करना है। कंप्लायंस के बारे में अगर क्वेश्चन आंसर का हमें प्रभु सर कभी लेना है, अभी इसमें लेना है कि बाद में? बाद में लेते हैं। आप अपना पूरी कंप्लीट कर दीजिए। एक बार आपका कंप्लायंस का पूरा हो गया, विशाल जी, मेरा आवाज आ रहा है? या बिल्कुल आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है सर आपका। और सवाल जवाब एक साथ ही लेंगे बाद में, आप प्लीज गो अहेड। या आपका चैट बॉक्स में जितने भी लोगों को सवाल डालना है, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू पुट देयर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। नाउ राहुल हैज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड अस व्हाट आर द कंप्लायंस नीड टू बी डन। But tomorrow we are also going to have a cooperative commissioner with us. We are also going to pose him a question as to the completion of audit has to be done by 31st of August. Because by 31st July, audit has to be completed, report has to be given by 31st of August. Then by 30th September, we have to complete the mandatory returns, we have to complete the general body. So there should be some time given, because it was all unexpected. We were not used to the what is known as all this. So we may request him to give an additional time. So tomorrow I request each one of you to register in the link that we will be giving you. Mr. Vishal Bamne, you can put the link in the chat box. Let people download it and take the registration for tomorrow program. Tomorrow, some question are received. Yeah, every Saturday we have the TED bet with the different government officers. We are going to introduce you, and tomorrow we have a cooperative commissioner for entire Maharashtra. Is going to come, and he is going to address us on many issues. One of the issue is how the digital meeting can be conducted. Second is how digitally you can conduct the training and education. Third is what is the timeline for completing the audit and accounts because of the COVID. Is there any extension that will be given by the government department, and when the general body has to be done? And last and most important is when the elections are going to be expected, rules are getting framed. All these we are going to discuss tomorrow. Now whatever questions you have, please put it in the chat box. We will take one by one. Yes, जिसमें या राहुल जी, आपका कंप्लायंस पूरा खत्म होने के बाद हम सवाल जवाब लेते हैं। हाँ ठीक है। अभी कंप्लायंस जो है हाउसिंग सोसाइटी के यहाँ तक जो 15 मार्च 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से जो चालू होते हैं, अकाउंट रिलेटेड है, एजीएम रिलेटेड है, ऑडिट रिलेटेड है, रेक्टिफिकेशन रिलेटेड है और एनुअल रिटर्न्स रिलेटेड है, वो हमें 31 अक्टूबर तक खत्म होते हैं। अगर हमने एनुअल रिटर्न्स अगर नहीं सबमिट किए तो क्या हो जाएगा, उसके तहत कमिटी डिसॉल्व हो सकती है, और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सबमिट करने के लिए, ऑफिसर है, उसको फाइन होगा, और 1 टर्म के लिए, इलेक्शन के लिए वो डिबार हो सकता है। जिसकी प्रोविजन जो न्यू चैप्टर है
सेक्शन 154B27 में दी है। अगर कोई भी ऑफिस बेरर सेक्शन 79 के ऑर्डर फॉलो नहीं करता है तो रजिस्ट्रार कैन हैज पावर्स टू अपॉइंट एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर टू रिकवर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सोसाइटी एंड पेनलाइज देम। ऐसी प्रोविजन है, तो इस पे ईच एंड एवरी सोसाइटी ने ध्यान देना चाहिए कि एनुअल रिटर्न्स जो है वो विद इन पीरियड सबमिट हो जाए। धन्यवाद। अभी आप सवाल जवाब ले सकते हैं चैट बॉक्स में जो आया है। पहला सवाल आया है, एनी अपडेट्स ऑन एम्पेनलमेंट ऑफ ऑडिटर्स? यस, गजानन देशमुख का सवाल है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा 22 अप्रैल 2020 को एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर्कुलर दिया और कमिश्नर को डायरेक्शन दिए, मतलब परमिशन दी कि जो ऑडिट पैनल है वो 30 मार्च 2020 को उसका टेन्योर खत्म हो रहा था, तो उसके लिए 30 सितंबर 2020 तक उसको एक्सटेंड किया है। तो जो भी अभी एजीएम हो जाएगी 30 सितंबर तक, उसमें अभी जो पैनल है प्रेजेंट में उसमें से किसी के भी अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं ग्रेड के अनुसार, और 30 सितंबर तक उसको एक्सटेंशन दिया है। वो आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि पहला उन्होंने 6 महीना दिया, अभी पैनल तैयार करने में टाइम आने वाला है, तो इसके लिए वो शायद और 6 महीना भी एक्सटेंड होगा, आगे बढ़ जाएगा। हाँ, बट फिलहाल जो सर्कुलर है उसमें हमें वही टाइमलाइन दिया है। बट जो पैनल अभी है उसका कालावधि 31 मार्च 2020 तक था, उसका कालावधि 6 महीना बढ़ा है और आगे भी वो बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, बराबर। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस ऑन वेकेंट फ्लैट, क्या वेकेंट फ्लैट में नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज लगाना चाहिए? सर आप समदानी, या नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो वेकेंट फ्लैट में लगा नहीं सकता है, जो फ्लैट भाड़े में दिया है, जो अलग आदमी रह रहा है अदर देन द मेंबर, वही टाइम में वो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज लगेगा, वो भी 10% ऑफ द सर्विस चार्जेस। यदि फ्लैट वेकेंट है इसका मतलब वो नॉन ऑक्यूपाइड नहीं है, इसका मतलब है उसका ऑक्यूपेंसी उस मेंबर के पास है, उसका चाबी उस मेंबर के पास है, इसका मतलब मेंबर ने ऑक्यूपाई किया, इसके लिए नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज नहीं लगा सकता है। नॉन ऑक्यूपेंसी मतलब इट इज गिवन ऑन लिव एंड लाइसेंस टू समबडी एल्स, सो इसके लिए वेकेंट फ्लैट के ऊपर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगा नहीं सकता है। नेक्स्ट सवाल है, योर मीटिंग्स आर वेरी यूजफुल, आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है नीलेश गर्दे। Some flat owners intentionally do not apply for membership. What is their legal relation with the society and how can we make recovery from them? नीलेश गर्डे का सवाल है, कई लोग सोसाइटी का मेंबर नहीं बन पाए, क्या हम लोग उनसे मेंटेनेंस रिकवरी कर पाएंगे? बिल्कुल, जो भी मेंबर है नॉन मेंबर है उनको मेंटेनेंस भरना मैंडेटरी है, और हम एक्ट के अनुसार उनके पास से भी नॉन मेंबर है तभी भी उनसे रिकवरी कर सकते हैं, रिकवरी प्रोसीडिंग करके रिकवरी कर सकते हैं। सॉरी टू आस्क यू अगेन, लेकिन ये जो नॉन मेंबर्स है उनके लिए कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? वेदर सेक्शन 91 एप्लीकेबल होगा, 101 तो अभी निकाला हाउसिंग सोसाइटी के लिए, तो नया चैप्टर में 154B में जो प्रोविजन डाला है वो एप्लीकेबल होंगे या नॉर्मल सिविल कोर्ट में जाके एप्लीकाई करना पड़ेगा? उनको 154B29 जो नया चैप्टर में अभी 154B29 है, जो पहले का सेक्शन 101 है उसको 154B29 में आया है, तो उधर लिखा है कि ड्यूज का मतलब क्या है और डिफॉल्टर का मतलब क्या। डिफॉल्टर इज ए मेंबर और ए ऑक्यूपायर और ए फ्लैट ओनर, ऐसा व्याख्या दिया है। आप डिफॉल्टर का व्याख्या देते हैं 154B1, तो सब क्लॉज 11 में डिफॉल्टर का व्याख्या दिया है, उसमें लिखा है डिफॉल्टर इज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी और ए फ्लैट ओनर और ए ऑक्यूपायर। और 154B29 जो नया सेक्शन है जिसमें रिकवरी ऑफ ड्यूज की बताया है, तो आप रजिस्ट्रार के पास जाके भी रिकवरी कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ए स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया सोसाइटी मैनेज करने का, मेंटेन करने का।
कोई आदमी उसका मेंबर नहीं बनता, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका सेवा नहीं लेता है, पानी भी लेता है, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी भी लेता है, लिफ्ट भी लेता है, तो इसके लिए उसको कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है। तो फॉर सच केसेस, फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज, दे आर कंसिडर्ड टू बी ए ऑक्यूपायर, एंड अगेंस्ट द ऑक्यूपायर यू कैन रिकवर द मनी। दूसरा डेट है, दूसरा सवाल है, विल देयर बी एक्सटेंशन ऑफ डेट्स फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, ऑडिट एंड होल्डिंग ऑफ एजीएम? अभी तक कोई भी सर्कुलर नहीं आया है जो एजीएम को एक्सटेंशन के लिए परमिशन दे और अकाउंट्स के भी जो ड्यू डेट है उसको परमिशन दे। जैसे भी प्रभु सर ने बोला है, कल कमिश्नर सर है मीटिंग में, तो वहां से क्लेरिफिकेशन करके प्रभु सर भी इनिशिएटिव लेंगे उसमें, और उसके बाद हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बताना जरूरी है, एक 15 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग हुआ था, उस कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि आज के तारीख में महाराष्ट्र कोर्ट सोसाइटी एक्ट में गवर्नमेंट को एजीएम एक्सटेंड करने का, अकाउंट्स का डेट एक्सटेंड करने का या इलेक्शन का डेट एक्सटेंड करने का कोई प्रावधान नहीं है। वो एक्सटेंड करने के लिए एक ऑर्डिनेंस का तैयार किया गया, वो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने बना के गवर्नर के पास भेजा है। अभी वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नर टू अप्रूव दैट ऑर्डिनेंस। एक बार वो ऑर्डिनेंस आ जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को एक पावर मिलता है कि एजीएम डेट एक्सटेंड करना, उसके बाद आपका अकाउंट्स का डेट एक्सटेंड करना, ऑडिट का डेट एक्सटेंड करना। क्योंकि सॉरी मैंने ये नहीं किया था, सॉरी। देखिए, अपना जो डेट एक्सटेंड करने के लिए कायदे में कोई प्रावधान नहीं है। वो कायदा में प्रावधान करने के लिए 15 दिन पहले एक कैबिनेट मीटिंग हुआ था, उसमें ये निर्णय लिया गया उस कायदा में दुरुस्ती किया जाए। उस कायदे में दुरुस्ती क्या करना जा रहा है, एक तो इलेक्शन का डेट एक्सटेंड करने के लिए, फिर एजीएम का डेट एक्सटेंड करने के लिए, अकाउंट्स एंड ऑडिट का डेट एक्सटेंड करने के लिए एक प्रावधान उस कायदा में कर रहा है, जिसका ऑर्डिनेंस बन चुका है, गवर्नर के पास गया है, गवर्नर का सिग्नेचर आने वाला 2-3 दिन में होगा। एक बार वो हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट विल कम आउट विद द ऑर्डिनेंस रादर सर्कुलर नोटिफिकेशन। तब तक कोई एक्सटेंशन अभी तक नहीं है। ये आने वाला दिनों में आपको एक्सटेंशन दिखाई देगा। यस, इसमें हम एक कर सकते हैं कि हमारे सोसाइटीज के जो भी अकाउंट्स है, मैनेजमेंट है, वो अगर हम जो भी बहुत सी मार्केट में अभी कंपनी भी है, उसमें से कुछ अच्छी कंपनी है कि जो ऑनलाइन मैनेजमेंट सर्विसेज है, फिर अकाउंट्स है, वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक मैंने 2-3 दिन पहले एक चेक किया था, विना इवेंटर्स करके है, जिसमें बहुत अच्छी प्रोविजंस दी है। वैसे बाकी भी है कंपनी, बट आप वो भी चेक कर दीजिए, उसमें भी बहुत अच्छा प्रोविजंस किए उन्होंने कि सोसाइटी को एकदम हेल्पफुल एंड हैंड फ्री मैनेजमेंट हो जाए और अकाउंट हो जाए। तो हम वो भी एक्सेप्ट करेंगे, तो भी एक्सटेंशन की भी अकाउंट्स के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। आप करण नायक का बात कर रहे हैं क्या? हाँ, करण नायक। करण नायक जी इधर है? करण जी है? हाँ। या करण जी, आप जिस तरह से एक ऑनलाइन मीटिंग का सुविधा करके दे रहे हैं, या आप किस तरह से राहुल पाटिल जी बता रहे हैं, करण नायक इज आवर वाइस प्रेसिडेंट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ महासेवा। महासेवा का जो भी टेक्नोलॉजी है वो ऑनरी में हमें सब करके दे रहे हैं। हर दिन का प्रोग्राम, सैटरडे का टेट बेट का प्रोग्राम, वो सब वही अरेंज करते हैं। तो करण जी ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है कि आपको ई प्लेटफॉर्म में आप किस तरह से मीटिंग कर सकते हैं, जनरल कर सकते हैं, मिनट्स लिख सकते हैं। करण जी, जरा आप इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए प्लीज। Yes, sir. What we're looking at is we're looking at creating a digital platform. Yeah. We're looking at creating a digital platform. Through this digital platform, we'll be organizing AGM meetings as per the circular that has been issued by the cooperative commissioner. And therefore, societies will be able to conduct सभी तरीके से AGMs कर पाएंगे, SGMs कर पाएंगे, या even committee meetings में कोई decisions लेना है, that will be easier through this platform, and it will be very economical that will be providing these services so that societies can get through, because even कल lockdown खत्म भी होता है तो भी if you look at the situation, government will be allowing to conduct meetings in large numbers due to owing to social distancing, and therefore in this situation digital meetings will prove beneficial
because these digital meetings we can also have a recording, and there will be a evidence that we can produce to the director or the DDRPP or the deputy registrar, which will help us to a large extent. Yeah. Okay. Anything else, sir? जो- Right now, nothing. Yeah. Go ahead. सर एक क्वेश्चन था जिसमें हाँ. उन्होंने किसी ने एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने बोला है कि जो भी ड्यू डेट्स है उसका हमें पीडीएफ फॉर्म में उसके लिस्ट मिल जाएगी क्या? तो बिल्कुल देंगे ना. हाँ, कोई हम दिक्कत provide नहीं करेंगे है. उनको. हाँ, आपको एक ही छोटा सा ये बना के आपको सब हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं. कोई दिक्कत नहीं. Hello. Yeah. Sir, can I ask something? बिल्कुल. हमारे बीच में हरदरे साहब भी है जो मारेरा का चीफ आर्किटेक्ट है और अच्छा वो शायद निकल गया होगा उनका. हरदरे थे. एनीहाउ नो प्रॉब्लम. ही इज राइट नाउ नॉट देयर. ठीक है. हाँ, क्या सवाल था? सर मेरा सवाल था जो मीटिंग्स करने का जो सर्कुलर आया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दैट वाज ओनली स्पेसिफिक टू मैनेजिंग कमिटी मीटिंग. देयर इज नो मेंशन अबाउट एजीएम्स एंड ऑल. सो कैन वी यूज दैट? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. वो मैनेजिंग कमेटी का ही रेजोल्यूशन था. लेकिन अभी 13 में मतलब 2 दिन पहले और एक सर्कुलर कमिश्नर ने निकाला है. उसमें ये लिखा है आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी आप डिजिटली कर लो. दैट मीन्स 2 दिन पहले जो 156B में या अंडर सेक्शन 24A पहला था कंपल्सरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो भी आप जो है अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म में ले सकते हो. अभी सहकार भारती जो है वो भी एक एजुकेशन ट्रेनिंग करते हैं. एक नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ हमारा महासेवा जोड़ी हुई है. तो हम लोग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक कलेक्टिवली भी करते हैं, इंडिविजुअल सोसाइटी वाइज भी करते हैं. तो आप उसमें जोड़ सकते हैं. तीसरा जो है आपने जनरल बॉडी की बात की है, वो कल जब कमिश्नर आएंगे उनके पास हम जरूर पूछेंगे और उनको बोलेंगे कि सर आप जनरल बॉडी के बारे में भी ये सर्कुलर निकालिए. आज के तारीख में उन्होंने जनरल बॉडी के लिए वो निकाला नहीं क्योंकि जनरल बॉडी का डेट है अभी भी एक्सटेंड होने वाला है. तो हमें पता नहीं है. मैनेजिंग कमेटी हर महीना लेना जरूरी था, इसके लिए उन्होंने उसके ऊपर सर्कुलर किया है. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू. या और बहुत सारा सवाल है मुझे लगता है. सर मैं ये सुरेश पाडिया का सवाल है, प्रोवाइडिंग सोसाइटी बिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड सर्विस मोबाइल. तो उन्होंने अपना सुरेश पाडिया वो मुझे लगता है कि हाउसिंग सोसाइटी का प्रोवाइडिंग सोसाइटी का बिलिंग एंड अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर देते हैं. उनका नंबर उन्होंने चैट बॉक्स में डाला है. उसके बाद गुरमिंदर सिंह का मेरी सोसाइटी, तो उन्होंने अपना दिया है. प्लीज गिव योर फोन नंबर, नेम, एड्रेस, डेसिग्नेशन. वो मेरा एक सवाल था. तो आई थिंक अभी और 33 सवाल है. यस बताइए. व्हाट अबाउट इलेक्शन ऑफिसर्स पैनल फॉर बिलो 250 मेंबर्स? इसमें जो एप्लीकेशन की प्रोसेस है, स्क्रूटनी है, डिक्लेरेशन है, वो हो गया है, बट अभी तक पैनल डिक्लेयर नहीं किया है. तो तब तक ये कोरोना महामारी आ गई तो जो भी काम है वो स्टॉप हो गया. नहीं तो अभी तक पैनल भी वो डिक्लेयर हो जाता. बाकी जो भी उसकी सब प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है. ओके. नेक्स्ट सवाल है, हाउ टू ऐड आवर नेम्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप. आपने अपना नंबर दे दिया. आपको मैंने बताया आपका नाम और मोबाइल नंबर और सोसाइटी का नाम दीजिए ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे. हाउ टू एनलिस्ट द व्हाट्सएप ग्रुप टू गेट द मैंडेटरी रिपोर्ट्स. और क्या सवाल है? यस सवाल है, ए मेंबर हैज सोल्ड हिज फ्लैट टू अनदर पर्सन but has not submitted any sale agreement to managing committee about the new owner. The new owner now says in the flat, but no maintenance is being paid by the original owner. How do we proceed to recover the maintenance of the bill? नया फ्लैट खरीदा है लेकिन वो मेंबर नहीं बना है,
तो बिल अभी भी ओल्ड मेंबर के नाम पर बन रहा है, तो क्या हम लोग मेंटेनेंस रिकवरी कर पाएंगे और कैसे कर सकेंगे? बिल्कुल। जिसमें अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सेक्शन 154B29 के अनुसार हम उनसे भी पेमेंट रिकवर कर सकते हैं। जो मेंबर अभी रह रहा है उसका दायित्व बनता है वो पेमेंट करने का, यदि नहीं करता है तो उसके ऊपर हम रिकवरी एक्शन कर सकते हैं। रिकवरी एक्शन एज ऑक्युपायर करके हम रिकवरी कर सकते हैं। या देवेंद्र बंडवाड़ी, ये तो आपका और हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी उन्होंने सवाल किया, उसका जवाब देना भी जरूरी है। पोस्ट कोविड feasibility of redevelopment project gone for a toss. Most projects already struggling, now completely halted. What is government intention to boost the real estate? देखिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी टॉस में गया, मैं समझता हूँ अगले वाला 6 महीना या 1 साल हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि रियल एस्टेट का भाव क्या होने वाला है, लेकिन जिसका रीडेवलपमेंट जरूरी है, बिल्डिंग जो डिलैपिडेटेड है उनको रीडेवलपमेंट में जाना ही पड़ेगा, वो अपना सेल्फ रीडेवलपमेंट के तरफ बढ़ के वो काम कर पाएंगे। लेकिन आज गवर्नमेंट ने कोई फिजिबिलिटी के लिए कोई मतलब एक्शन अभी तक लिया नहीं है। आने वाला 2-3 दिन में हमको दिखाई देगा उसमें कोई राहत मिलता है तो। मैं आपको बताऊं, हमने 7 दिन का प्रोग्राम हमारा जो है वो इस तरह से किया है, जो लोगों को मालूम नहीं है उनको मुझे बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार यही हो रहा था कि प्रोग्राम आपका कैसा होता है, क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है। तो लोगों का सजेशन आने के बाद हमने ऐसा किया है, हर मंडे हम लोग कोई ना कोई एनजीओ या कोई ना कोई एक लायंस क्लब है, रिएटरी क्लब है, या बाकी का जो भी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनके साथ मिलकर हम प्रोग्राम करेंगे, उनका काम जो है अप्रिशिएट करेंगे। ट्यूसडे जो है, आज ट्यूसडे है, हर ट्यूसडे हम लोग कोऑपरेटिव एक्ट के ऊपर एक्शन बात करेंगे। जैसा कि ये वीक में हमने राहुल पाटिल से बात किया, अगले वीक में हम चंद्रकांत, एडवोकेट चंद्रकांत जो है वो निकम, वो एक एडवोकेट है, उनके माध्यम से हम हो सकता है 77A ऑथराइज ऑफिसर कैसा अपॉइंट किया जाता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगला वीक में, और तो ऐसा हर ट्यूसडे हम महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर फिर वेंसडे जो है, आज फ्राइडे है। ओके, आज फ्राइडे है ना, तो ये थोड़ा सर ये नेक्स्ट वीक से अपना फॉलो करेगा, काम करेगा। यस, हाँ, ये नेक्स्ट वीक से हमने शेड्यूल बनाया है। सॉरी मुझे ध्यान में नहीं फ्राइडे था। आज है। ठीक, आज फ्राइडे है, नो Yes. प्रॉब्लम, क्योंकि इनका ऑलरेडी लेक्चर फिक्स हुआ था। तो अगला मंडे से हमारा इस तरह से फिक्स है। वेंसडे जो है हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि कन्वेंस डीड है, एग्रीमेंट फॉर सेल है, रिलीज डेट है, गिफ्ट डीड है, पावर ऑफ अटर्नी है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट है विल के ऊपर, तो लिव एंड लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट। थर्सडे जो है हम रीडेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट, अलग अलग सर्कुलर, लगभग 25 एक डॉक्यूमेंट, 25 एक टॉपिक हमने डिसाइड किया है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्राइडे जो है इनकम टैक्स, जीएसटी, फिर आपका अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन, उसके ऊपर बात करेंगे। सैटरडे जो है हर अधिकारी को हम आपके सामने लेके आएंगे। जो करण नायक जो है लास्ट 2 वीक से हमें अलग अलग डिपार्टमेंट का अधिकारी को हमारे बीच में ला रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीक में डीडीआर आए थे, ये वीक में कमिश्नर आएंगे, कोऑपरेटिव कमिश्नर आएंगे, नेक्स्ट वीक में हो सकता है पुलिस कमिश्नर आएंगे, अगला वीक में म्युनिसिपल कमिश्नर आएंगे। हर सैटरडे हम आपके सामने टेट बेट कराएंगे अधिकारी के साथ। और जो संडे है वो रेरा के ऊपर हम करेंगे। और सुनील जी, एक ऐसा रिक्वेस्ट भी आया है कि अभी आजकल लॉकडाउन खुल जाएगा अगले वीक से, यस, और जो हमारा प्रोग्राम है उसको शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 8 से 9 बजे तक करेंगे, फिर वो 10 बजे तक जा सकते हैं। तो शाम को हम इसको प्रोग्राम को करेंगे, so that people after coming from home they will be able to see it, या ट्रैवलिंग में वो देख पाएंगे। तो अगले वीक में या उसका फॉलोइंग वीक में, हाँ, लॉकडाउन खुल जाता है उसके बाद हम ये 11 वाला जो टाइम है वो हम 8 बजे में भी शिफ्ट कर सकते हैं लोगों की डिमांड के हिसाब। यस, तो शाम को हम लोग जरूर करेंगे।
बिल्कुल। तो सैटरडे रेरा के ऊपर करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर करेंगे। अभी संडे रेरा। महासहकार साइट इज नॉट वर्किंग। यस, रिटर्न अभी थोड़ा सा उसमें इश्यू है, तो आपको वो अभी ईमेल के द्वारा भेजना पड़ेगा। जिसको ईमेल एड्रेस चाहिए हम लोग ग्रुप में भेज देंगे। अगला सवाल है, व्हाट इज द लीगल स्टैंड सर पॉइंट? आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी ये सवाल तो काफी सारे सवाल के लिए अपन एक थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट का रिलैक्स लेते हैं। फार्म टू होम का जो जरूरी चीज है आज सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में, वो बताते हैं। मैं इनवाइट करूंगा फार्म टू होम के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, जो जिसको बनाया, इस एप्लीकेशन को बनाया फार्म टू होम ऑनलाइन को, मिसेस शीतल नातू पूना से जुड़ी हुई है। और ये संकल्पना कैसे बनी, किस तरह से किसानों के जो प्रोड्यूस किए गए वेजिटेबल, फ्रूट्स और तमाम अनाज वगैरह है, वो कैसे हाउसिंग सोसाइटी के द्वार पे पहुंचे, और जिससे किसानों को तो फायदा होगा ही, लेकिन साथ ही में कंज्यूमर को, डायरेक्ट उपभोक्ता को फायदा होगा। जो बीच का जो वो होगा वो डायरेक्ट किसानों को और कंज्यूमर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये तमाम हम एनजीओ को जोड़ रहे हैं इसमें मीडिएटर बनाकर, ताकि ये एक अच्छी योजना है जिससे किसानों को फायदा होगा और कंज्यूमर को फायदा होगा। तो मैं इनवाइट करूंगा शीतल नातू जी को, बताएं। और इस संकल्पना की लॉन्चिंग की है हमारे जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने खुद इसमें इंटरेस्ट लेकर उन्होंने लॉन्च किया है। हम अपने सीनियर मिनिस्टर सुभाष देसाई जी, जो उद्योग मंत्री हैं सुभाष देसाई जी, उन्होंने खुद इस तरह से कॉन्फ्रेंस लाइन में आकर इन्होंने लॉन्च किया है। सुभाष देसाई जी ने वो क्या कहा वो भी बताएंगे, और किस तरह का ये संकल्पना है पूरा फार्म टू होम, उसके लिए इनवाइट कर रहा हूं मैं शीतल नातू जी से। शीतल नातू जी प्लीज कम, वेलकम। या थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। सुनील जी, आपने ये कहना तो रह गया दैट ये पूरी संकल्पना वंस अगेन श्री रमेश प्रभु जी की ही है, और इसका सारा श्रेय महासेवा यही ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। तो हम उनके वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं। उन्होंने आदेश दिया और हमें जस्ट करना है। तो इसी धोरण के साथ ये संकल्पना हमने उतारी है 26 अप्रैल को, और अभी वो लाइव है। थोड़ा सा तब्दील इसमें ऐसा है बिकॉज सारी लॉजिस्टिक्स में बैठना चाहिए, इसीलिए वी आर कंसिडरिंग बल्क ऑर्डर्स। तो बल्क ऑर्डर्स बड़े सोसाइटी से आता है, तो 200 प्लस सोसाइटी का जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहां से आइदर बल्क ऑर्डर आवे, then we can kick this concept. Otherwise 2-3 सोसाइटीज का क्लस्टर मिला के, यानी आप ही के लोकेलिटी में अगर आप कम्युनिकेट कर पाए एंड यू कैन क्लस्टर 3-4 सोसाइटीज, ताकि अराउंड 600 हाउस होल्ड्स का रिक्वायरमेंट देखा जाए, तो इट बिकम्स अराउंड 1 truck of produce. Then it becomes easier for the farmer to come. लॉकडाउन की परिस्थिति में द ट्रांसपोर्ट इज डिफिकल्ट, टू मच ऑफ हैंडलिंग, ऑल द लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। तो इस दौरान वी आर रिक्वेस्टिंग द सोसाइटी मेंबर्स आल्सो टू कोऑपरेट एंड कम फॉरवर्ड. You can coordinate between yourselves and get back to us. We have around 10-15 several Mahasevaks working on this, so you can contact any of the office bearers, any of the sevaks that are working on farm to home concept. तो ये सोसाइटी का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद you have to circulate the produce or the store, the digital store items to your society members. वो अपना इंडिविजुअल बाइंग करेंगे, जस्ट लाइक एनी अदर ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट होता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है, वैसे आपको बाइंग करना है। वो समरी सारी बनती है और वो वेंडर को पहुंचती है, वेंडर पैक्ड कंडीशन में, बिकॉज कोविड के कारण वी डोंट वांट कंटेमिनेशन, वी डोंट वांट पीपल टचिंग इट। बहुत सारे चेन ऑफ हैंड्स नहीं चाहिए, सो वी आर आस्किंग द farmers to pack it, and even after post covid bhi farmers will do it, then it will be better because wo fresh condition mein aapke ghar pahunchenge. So then he'll pack it individual orders, every individual order will be packed. The society का पूरा का consolidate होके एक kind of carton में आएगा,
and that chiton will be either delivered to your society door or after lockdown is over to your doors as well, to individual homes as well. Payment conditions are of two types, COD bhi hai, digital payment bhi hai, so all wallets, the e-wallets are already integrated. Or fruits hai, vegetables hai to begin with, but we'll have whole lot of essential commodity. कुछ दिनों में आपको मास्क, सैनिटाइजर ऐसे चीजें भी मिलने लगेंगे. We are thinking of including circulars है, आपको सोसाइटी के लिए सर्कुलर्स है, ऐसी वाली चीजें भी आपको उस एप्लीकेशन में मिलने लगेंगी. So everything essential to you for the society would also be included in the application. But the core thing is to give you fresh produce and essential commodities. तो farm से जो भी आवेगा, तो you can get all of that here. So there's a little video about it. Sunil ji, agar if I have not taken too much time, can I play the video? With your permission, Sunil ji? हाँ, play करिए. yes, play करिए. सवाल आया है, can we get the link? Sure. तेवीस मार्च 2020 संपूर्ण भारतात लॉकडाऊनची घोषणा. 15 एप्रिलपर्यंत परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता. पनवेल मार्केट यार्ड, पुणे मार्केट यार्ड बंद. फळे, पालेभाज्या यांची वाहतूक होत नाही आहे. शेतात शेतीमाल तयार होतोय पण तो नेता येत नाही. तर दुसरीकडे बाजारात भाजीपालाच नाही अशी परिस्थिती. यावर काहीतरी मार्ग काढलाच पाहिजे. यातूनच श्री रमेश प्रभू सर यांच्या कल्पनेतून फार्म टू होम ऑनलाईन या संकल्पनेचा जन्म झाला. त्याला प्रत्यक्ष उतरवण्याचे श्रेय जाते शीतल नातू व त्यांच्या टीमला. 15 दिवस रात्र मेहनत करून अनेक तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन त्यांनी ग्राहक ते शेतकरी यांना जोडणारा एक महत्त्वाकांक्षी डिजिटल दुवा तयार केला. या दुव्याद्वारे आता शेतकरी आपला माल थेट प्रत्यक्ष निर्धारित केलेल्या हाऊसिंग सोसायटींपर्यंत अत्यंत सुरक्षितपणे घेऊन जाऊ शकतो. घर बसल्या एका ॲपद्वारे प्रत्येक ग्राहक आपला हव्या असलेल्या मालाची नोंदणी करतात. या मालाची एकत्रित नोंदणी महासेवक किंवा नेमून दिलेल्या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्याकडे ती येते. तो त्या मागणीची बाजारभाव व लागणाऱ्या गाडीची व्यवस्था व टोटल किती माल आहे ह्याचे एकत्रितपणे वर्गवारी करून ती यादी शेतकऱ्यांकडे सुपूर्द करतात. सोसायटीवर आलेले हे वर्गीकरण मालाची व्यवस्था करायला शेतकऱ्यांना अत्यंत सोयीचे पडते. दुसऱ्या दिवशी सोसायटीमध्ये जाऊन या मालाची डिलिव्हरी करता येते. माल जेव्हा ग्राहकांना पोचतो तेव्हा ते सेम ॲपद्वारे ओके म्हणल्यानंतर शेतकऱ्याला त्याचे पैसे लगेच ऑनलाईन पेमेंट पद्धतीने सुपूर्द केले जातात. काही दिवसांपूर्वी स्वप्नवत वाटणारी ही गोष्ट आता प्रत्यक्षात उतरली आहे. आंबे, द्राक्ष, कलिंगड, फळभाज्या यांची विक्री पुणे, मुंबई यासारख्या ठिकाणी सुरू होत आहे. अधिकाधिक सोसायटी या उपक्रमात सहभागी होत आहेत. योग्य बाजारभाव, संपूर्ण पारदर्शकता व संपूर्ण मालाचे वितरणाची हमी देणारा हा प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरणार आहे. तर मग गड्यांनो, वाट कसली बघताय? आजच फोन करा आणि काम सुरू करा. लगेचच काम सुरू करणं महत्त्वाचं आहे आणि आम्ही आहोतच की मदत करायला. जय महाराष्ट्र. मॅडम, तुम्ही त्या हाऊ टू रजिस्टर ते एक लहान व्हिडिओ आहे ना, ते टाका, ज्या 1 मिनिटचा. हाऊ टू रजिस्टर द सोसायटी आपलं रजिस्ट्रेशन कसं करायचं. Sir, tab tak I will show you what Subhash Desai sir has said. Yeah, no problem. देसाई साहेब, आपण हा जो उपक्रम घेतलेला आहे त्यामुळे वी आर बिल्डिंग मिसिंग लिंक बिटवीन द फार्मर्स अँड कन्झ्युमर्स. आता जे एपीएमसी आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समिती,
करेक्ट. ती सुरू होण्यासाठी खूप प्रयत्न झालेले आहेत आणि चालू पण आहे. हो. तरी सुद्धा त्यांना काही अडचणी येतात Yes, आणि sir. त्याच्यामुळे काही वेळा माणसं मिळणं किंवा इतर काही अडचणीमुळे 100% कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून सेवा मिळायला थोडासा वेळ लागतोय. हो. परंतु आपण ह्या ज्या गोष्टी आता करतायत की शेतकऱ्याचा त्यांनी उत्पादन केलेला माल, मग त्याच्यात भाजीपाला, फळफळावळ, इतर शेतमाल हा डायरेक्ट कंझ्युमरला त्याच्या दारापाशी मिळणार असेल तर त्याच्यासाठी गरज होती ती असोसिएशनची किंवा फेडरेशनची. हो. ती गरज तुम्ही पूर्ण केलेली आहे. तुमची फेडरेशन याच्यात उतरल्यामुळे मी या हाऊसिंग फेडरेशनला मनापासून धन्यवाद देतो. तुम्ही याचा पुढाकार घेतला म्हणून सीए रमेश प्रभू तुमचे पण आभार. आणि त्याचबरोबरीनं महासेवा आणि इतर ह्या ज्या यंत्रणा आहेत ह्या सगळ्या आलेल्या आहेत आणि सुभाष लाला साहेबांनी यात लक्ष घातले. तेजेंद्र त्यागी यांनी लक्ष घातलेलं आहे. विनोद घोसाळकरांसारखे सहकार क्षेत्रात काम करणारे, सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते याच्यात उतरलेले आहेत. या सगळ्यांच्या एकजुटीमुळे आणि परस्पर सहकार्यामुळे आज लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जेव्हा ग्राहकांना काही वस्तू मिळायच्या बाबतीत अडचणी होत आहेत तर त्यांच्या दारापर्यंत हा जर ताजा शेतमाल आला आणि तो परत वाजवी दरामध्ये तर खरोखरच ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे. आणि ह्या लॉकडाऊनचा जो काळ आहे तो सुसह्य होईल आणि त्यामुळे ह्या उपक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. माझ्याकडून कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य आपल्याला लागत असेल तर आपण अवश्य सांगा. आम्ही सर्वजण आपल्या बरोबर काम करायला तयार आहोत. आम्हाला त्याचा आनंद होईल. धन्यवाद. येस सर, धन्यवाद सर. एकच मिनिट मी आपल्याला सांगतो. आमच्याकडे सर विषय असा आहे शेतकऱ्यांचा. आता गेले 8 दिवसापासून आम्ही शेतकऱ्यांचा फेडरेशन बरोबर जोडलेलो आहोत. जवळपास डॉक्टर संजय पठारे सुद्धा इथे आहेत. त्यांच्याकडे जवळपास 700 वेगवेगळ्या फार्मर प्रोड्युसर सोसायटीचं देखभाल करतायत. ते ऍडवायझर म्हणून IMF आणि इव्हन गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राला पण लाभलेले आहेत. सर अडचण एकच आहे, त्या आपल्याकडून दूर होण्यासारखं आहे. शेतकऱ्यांचं जे माल काढतायत ते गाडी भरून तर पोलीस नाकेवर थांबवतात. तर आम्ही त्यांना आमच्याकडून पत्र देऊ, त्यांना आम्ही पूर्णपणे सांगू आणि जे काय आमचं ऍपमधून बिल वगैरे निर्माण होणार आहे, पैसे दिलेले आहे, हे सर्व आम्ही त्यांना पूर्तता देऊ. तेव्हा पोलिसनी त्याला न अडवता, त्या कलेक्टरनी त्याला न अडवता ते गाडी मुंबईमध्ये येण्यासारखा एक व्यवस्था आपल्याला करावं लागेल सर. त्यांना आम्ही आय कार्ड देऊ, त्यांना पूर्णपणे कागदपत्र देऊ सर. मी सांगतो याच्या बाबतीत काय केलं पाहिजे. येस सर. आपला जिथून शेतमाल येणार आहे हो सर, ते जिल्हे आणि ती जे ठिकाणं तालुके तुम्ही सांगितलेत तर आम्ही शासनाच्या पातळीवरून त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संपर्क करू आणि त्यांना त्याची नावं देऊ की हे लोक आहेत, यांचा शेतमाल येणार आहे. मुंबईमध्ये असेल, नवी मुंबई असेल, ठाणे असेल, या ठिकाणी आपल्याला गाडी नंबर देता आले तर फारच उत्तम. पण गाडी नंबर देऊ, गाडी नंबर देऊ, ड्रायव्हरचं नाव पण देऊ. बस फर्स्ट क्लास. एवढे जर तपशील मिळाला तर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना नक्कीच त्या ठिकाणी सूचना देऊ की अशा प्रकारची वाहनं जी शेतमाल घेऊन येतं आहे त्या सगळ्यांना तुम्ही परवानगी द्या येण्याची. म्हणजे हे सगळं एकंदरीत सुरळीत होईल. पण त्यामुळे तो तपशील आहे तो आपण आपल्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या ज्या आहेत त्यांच्याकडून हा तपशील मिळवा आणि हा एका ठिकाणी आपण गोळा करून त्याचं जर कोऑर्डिनेशन इथून मुंबईतून केलं, मला वाटतं ह्या गोष्टी सोप्या आहेत, सहज होतील. So yes, so this was the interview or the inauguration which was done by Honorable Industry Minister Subhash Desai. He is one of the senior most ministry in the government of Maharashtra. So he had come and inaugurated on 26th of April 2020 on Akshay Tritiya din this particular app. So the purpose of the app is to link between the consumer and the farmers. On this app, you can register your society. Every member of the society can register their name and they can place the order
and the farmers within 48 hours will deliver the whatever is required. Now, there is a question, we are only 8 members, but we are getting farm produce every Saturday. If we can afford it, we need 200 plus members, because it is difficult to arrange so many members together agreed. Now, what happens? What we are saying is, around when the farmer produce come, it has to come in 1 or 2 vehicles. So at least 1 vehicle means we need at least 2 tons of material. Otherwise, that farmers will not find it easy to do it. So if you have got 8 members in the society, and nearby there are another 5-6 societies, they can come together. Around 500 people in one complex is there, or nearby complex is there. We will be able to supply the produce nearby. And let me tell you, when we produce supply, it is 1-to-1 order. आप जो है अपना फार्म टू ऑनलाइन में जाइए, अपना ऑर्डर प्लेस करिए, आपका एरिया में जैसे ही ऑर्डर हमारा मिल जाता है, तो अगला 48 आवर्स के अंदर आपको मटेरियल मिल जाएगा. जब तक हमें 500 या 1000 मेंबर उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में नहीं होता है, तब तक आपका एरिया में हम ऐप को ओपन नहीं करेंगे. क्या होता है, मान लो 1000 मेंबर है, उसमें से 200-300 मेंबर ऑर्डर करते हैं, तो हमें 2 टन का माल उधर आ सकता है. जैसे ही 2 टन का माल आने का एक क्षमता हो जाता है, फिर उस एरिया में हम फार्मर को ओपन करके देते हैं. तब तक हम सोसाइटी को रजिस्टर करते जा रहे हैं. अभी तक लगभग 200 के ऊपर सोसाइटी ने हमारा ऐप में रजिस्टर्ड किया है, लेकिन वो स्कैटर्ड है. अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा सोसाइटी एक लोकेलिटी में है, मान लो आनंद नगर है, मॉडल टाउन है, या 4 बंगलोस है, तो उधर एक एक एरिया में 25-30 बिल्डिंग है. तो बेस्ट थिंग इज, यदि आप हमारा ALM का बोलते हो, हर ALM में कम से कम 25-30 बिल्डिंग रहता है. एक एक ALM के लिए हम लोग ये प्रोड्यूस दे पाएंगे और वो आसान रहेगा. तो आई थिंक वी शुड गो विद दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, एंड उससे आसान होगा ऐसा मुझे लगता है. यस मैडम, आप कैसा लिंक यूज करना है आप जरा बताइए. सर, आप हमसे कह रहे हैं? हाँ हाँ, लिंक कैसा सर? वो वीडियो थोड़ा सा नो प्रॉब्लम. आप लिंक दीजिए www.farm2home.online. आप उधर जाके अपना सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं. तो और आपका नाम भी उधर रजिस्टर आप कर सकते हो. आपका सोसाइटी का एड्रेस लगेगा और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लगेगा. आप इसको रजिस्टर कर दीजिए. Can we get delivery by smaller vehicle? Yes, definitely we will also do it with the smaller vehicle. उससे क्या थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाता है. We want to make it मान लीजिए एक ट्रांसपोर्टेशन पूना से इधर आता है 10,000 रुपये लगता है, और छोटा व्हीकल आता है तो उसको 7,000 लगता है. तो छोटा व्हीकल छोटा क्वांटिटी है, पर किलो 7 रुपया, मान लो 1 टन मटेरियल आता है और 7,000 रुपये व्हीकल का चार्ज आता है, तो पर किलो 7 रुपये ऐसे ही बढ़ जाता है. तो इसके लिए यदि वही हम 2 टन लाते हैं और 10,000 का खर्चा होता है, तो वो 7 रुपये 5 रुपये में डिवाइड हो जाता है. तो वी वांट टू सी हाउ वी कैन गेट मोर क्वांटिटी, एंड सो दैट वी विल बी एबल टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आल्सो. शीतल नाथू, उनका नंबर आपको दिया है, या आपका नंबर दिया है चैट बॉक्स में, 988814988832 9881498832. ये उनका नंबर है. आप यदि कुछ भी कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं. व्हाट इज द रेट फॉर वाटरमेलन फॉर 5 kg या 1000 kg? देखिए, वाटरमेलन उसका अभी रेट आपको अपना वेबसाइट में ही मिलेगा. जैसे आप रजिस्टर करोगे, उधर आपका एरिया में यदि मटेरियल अवेलेबल है तब वो रेट डिक्लेयर करेंगे. यदि मटेरियल अवेलेबल नहीं है, we will ask you to wait for the number of society to get registered. Can we get a delivery of a smaller vehicle? Answer, yes, it is possible, but costing बढ़ जाता है. उसके बाद सवाल है, मुझे लगता है कि सवाल ऐप के ऊपर हमने ले लिया. अभी सवाल आता है सोसाइटी को लेकर. प्रॉब्लम इज देयर इज ए बास्केट
available, but people are all Jains may not want full basket. Yes, हमारा basket में नहीं आता है, हमारा आप individually order दे सकते हो, आपको individual order के हिसाब से मिलेगा. It is not according to anything else. I am Advocate Nilesh Garde from Panvel practicing cooperative RERA in property matter. Please add me in the appropriate orders group. ठीक है, हम ऐड करेंगे. तो अनूप जी बिल्डर का डॉक्टर है. यस, आई थिंक सुनील जी आगे आप लेके जाइए इसको. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सुनील जी. शीतल नाथू जी, देखा आपने किस तरह से फार्म टू होम काम करेगा, और राज्य सरकार के जो मुखिया हमारे उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने खुद इस किसानों के बेनिफिट के लिए लोगों को अपने सीनियर, इतना बिजी रहने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने अपने सीनियर मंत्री उद्धव जी को, सुभाष देसाई जी को पहुंचाया, और साथ ही साथ जो सांसद है अनिल देसाई जी, युवा सांसद, वो विनोद गोसालकर जी, शिवसेना लीडर, तमाम लोगों को पहुंचाकर एक पॉजिटिव संदेश दिया कि हमको कहीं ना कहीं किसानों को फायदा देना है, और साथ ही साथ वो जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको भी बेनिफिट करना है. तो उनका एक सपोर्ट है. तो उसके लिए धन्यवाद तमाम लोगों को कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं. और जितने पार्टिसिपेट है दोस्तों, सभी से चाहूंगा मैं कि ये जो लिंक शेयर कर रहे हैं फार्म टू होम या शीतल नाथ की, कुछ जानकारी चाहिए आपको ले सकते हैं, नंबर शेयर किया है. दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं जो आज के हमारे जो स्पीकर है राहुल पाटिल जी, जो एक्सपर्ट हैं और एनसीसी एक्ट में क्या किस तरह से प्रावधान है और कोविड-19 से कनेक्टेड, और आपको बताया अभी. तो आपके अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवाल लेंगे. जो सवाल मैं प्रभु सर से कहूंगा कि जो जहां से हम सवाल, उससे आगे जो जरूरी सवाल है जो रिपीट नहीं हुए, वो सवाल लेके को आगे बढ़ाएं. यस सर. नहीं, कोई पूरा सवाल हो चुका है, अभी कुछ बचा नहीं है. हाँ. तो Sir, there was one question. One question about members misusing the open space, society's open space. हाँ. तो सर उसके लिए क्या करने का? See, if the members, first of all, members cannot misuse the open space. Every society need to make a regulation as to how the open space will be managed. And if the open space has to be used for, let us say, for the purpose of marriage function or some get together, then they have to be paying some amount. And if somebody is encroaching on the open space, then the society can take this decision to issue a show cause notice. They can be taken before the appropriate forum and take the action for Sir, misuse of the open space. My specific question is about open space in front of shop. When they start keeping material on in such a way that other members cannot use that space. See, first of all, let us understand when there is an open space in front of the shop, which we call it as a otla. Normally, otla will be used only by those society shop owners. So if they are displaying some product, we also need to understand their concern and help them in that. And then if they are coming too much outside the otla area and it is really difficult for the people to come and go, then you can naturally ask them to put inside, otherwise you can penalize them. But putting so many restrictions that they cannot put anything on the common area, which is the otla area, in front of their shop, let us say 2 feet or 3 feet, I think that will be an injustice to them. So other than the otla, if they are doing too much and bringing it near the compound, then it is wrong. You need to take action. So some relaxation and some policy decision has to be taken by the respective societies. It is very difficult to say that what can be done, what cannot be done. The next question, Rahul ji, आप है? हाँ है. राहुल जी, इनका सवाल है कि वंदेश अवस्थिया, what are the legal provision for recovery of additional special repair fund from the defaulting member? Additional repair fund कैसे आप recovery कर सकते हो from the defaulting member? एडिशनल रिपेयर फंड जो है, जो अगर कोई पर्पस के लिए यूज किया है, उसमें हम स्पेशली 129 के अंडर भी जा सकते, सॉरी 154B29 के अंडर भी जा सकते हैं और सेक्शन 91 के अंडर भी जा सकते हैं.
दोनों से वो रिकवर हो सकता है। बराबर। ओके, थैंक यू सर। सो दैट मीन्स सर मेरा एक सवाल है, कैन आई आस्क? तो ये 101 के हिसाब से अभी 154B के हिसाब से आप उसको रिकवरी कर सकते हो। आपके पास रेजोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल है कैन दे इंडक्ट ओनर्स ऑफ द फ्लैट परचेज फ्रॉम द बिल्डर? तो फ्लैट परचेजर जो बिल्डर से खरीदी किया है उसको मेंबर करके आपको अपॉइंट करना ही है। देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू कैन नॉट अवॉइड देम। I think election was to be conducted within a society for less than 250 members. No external election officer required. Such only guidelines were pending since. Please put some highlight on it. सर इलेक्शन के बारे में जरा आप गाइडलाइन दीजिए। जो अमेंडेड एक्ट आ गया जिसके रूल्स अभी तक पब्लिश नहीं किए हैं, तो इसके लिए बिलो 250 मेंबर्स के जो भी इलेक्शंस है उसके रूल्स ना आने के कारण हम जो हमारी कमिटी है, जो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स है जिसको एक्सटेंशन दिया है, उसके अनुसार हम कामकाज कर सकते हैं। जैसे ही इलेक्शन रूल पब्लिश हो जाएंगे और अमेंडेड एक्ट के रूल्स पब्लिश हो जाएंगे तो उसके अनुसार हमें उसकी प्रोसीजर फॉलो करनी है। उसमें से जो वन ऑफ द प्रोसीजर था इलेक्शन ऑफिसर पैनल का, वो एंड तक है। ये कोरोना की वजह से उसके पैनल डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट जैसे लॉकडाउन उठेगा तो उसके बाद में इलेक्शन ऑफिसर का पैनल और रूल्स भी पब्लिश हो जाएंगे, उसके बाद ही हम उसकी प्रोसेस कर सकते हैं। या सवाल ये है, हमारा सोसाइटी रीडेवलपमेंट जाना चाहती है, सोसाइटी का टर्म खत्म हुआ है, कैन वी गो फॉर डिसीजन टू गो फॉर रीडेवलपमेंट? सर आप उसका आंसर दे दीजिए। देखिए भले टर्म खत्म हुआ है, आपको डे टू डे अफेयर्स करने के लिए आपको एक एक्सटेंशन दिया गया। मतलब जब तक नया इलेक्शन नहीं होता है, एज पर दी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कंटिन्यू करना है। जिस दिन आपका टर्म खत्म होकर नया कमिटी आती है तो उसके बाद ही आप रीडेवलपमेंट के बारे में निर्णय ले सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है और हाईकोर्ट का भी ऐसा मानना है, जो कमिटी का टर्म खत्म हुआ है जिसको हम एक कैटेकर कमिटी बताया जाता है, और वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। मान लीजिए आपने ऑलरेडी जनरल बॉडी में पॉलिसी डिसीजन लिया है, रीडेवलपमेंट करना है, और अभी आपको पीएमसी अपॉइंट करना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट वर्क करना है, बाकी का काम करना है, बिल्कुल आप आगे कर सकते हो। क्योंकि यदि पॉलिसी डिसीजन ही आपने नहीं लिया, वो पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए आपका ड्यूली इलेक्टेड कमिटी होना जरूरी है। ये भी ड्यूली इलेक्टेड कमिटी है। फिर भी यदि आपको करना है, आप क्या कर सकते हो, एखादा कंसल्टेंट को बुला के आप मार्गदर्शन ले सकते हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना सकते हो। फिर जैसे आपका नया कमिटी बन गया तो आप पॉलिसी डिसीजन उस टाइम में लीजिए, तब तक जो कार्रवाई करना है, छोटा मोटा काम करना है, आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि जस्ट बिकॉज आपका कमिटी नया इलेक्शन नहीं हुआ है, इसके लिए रीडेवलपमेंट के ऊपर आप रेजोल्यूशन ही नहीं ला सकते, ऐसा नहीं है। ओनली थिंग यू विल नॉट बी एबल टू पास ए प्रॉपर रेजोल्यूशन वेयर यू डिसाइड टू गो फॉर रीडेवलपमेंट, बट बाकी का जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट वर्कआउट करना, कोई टेंडर मंगा लेना, बिल्डर को बुला लेना, डिस्कशन करना, वो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें अगला सवाल है, या करना चाहेंगे जो हाँ, अभी कमिटी है उसको 17 जून 2020 तक एक्सटेंशन है। बराबर। जिनका टर्म खत्म हुआ है वो इसको मेरे हिसाब से भले टर्म उनको एक्सटेंशन दिया है गवर्नमेंट ने, रीडेवलपमेंट के बारे में निर्णय लेना उतना उचित नहीं होगा। फिर भी आपने निर्णय लिया, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आपका जैसा ही नया कमिटी होगा उनको रेटिफाई करना पड़ेगा वो निर्णय को। यदि ऐसा दो प्रावधान आप करते हो तो मुझे नहीं लगता है कोई तकलीफ है। किरीट दवे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका सवाल है, nowadays it becomes a habit of member not to pay the maintenance for one or the other reason and the committee cannot go to the court for everything, what is the way out? देखिए आपको कोर्ट में जाने का जरूरी नहीं, आप रजिस्ट्री के पास जाके अपना रिकवरी कर सकते हो। तो ये गलत, ये आपका सोच है कि हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। नीलेश गर्डा का सवाल है, previous government had declared that the society name will be entered in the property card, whether it was finalized? देखिए सोसाइटी का नाम प्रॉपर्टी कार्ड में लाना है तो आपको कन्वेंस होना चाहिए। जब तक आपका कन्वेंस नहीं होता है
तो आपका नाम प्रॉपर्टी कार्ड में नहीं आता है. When will be our webinar on redevelopment? जैसा मैंने बताया, रीडेवलपमेंट हर थर्सडे को है. हर थर्सडे हमारा रीडेवलपमेंट के ऊपर है. हर संडे हमारा रेरा के ऊपर है. हर ट्यूसडे हमारा एमसीएस एक्ट के ऊपर है. अगले वीक से एमसीएस एक्ट के ऊपर हर ट्यूसडे है. हर वेंसडे हमारा डॉक्यूमेंट के ऊपर है. वो डॉक्यूमेंट पावर ऑफ अटर्नी हो, सेल डीड हो या एग्रीमेंट फॉर सेल हो, वो होगा वेंसडे. थर्सडे जो है रीडेवलपमेंट. फ्राइडे जो है हमारा फ्राइडे जो है इनकम हमारा क्या मैटर है? इनकम टैक्स, टीडीएस, हाँ, income कैपिटल tax, गेन, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, ऑडिट उसके ऊपर है. और सैटरडे जो है अधिकारी को मिलाना. और संडे जो है हम लोग आपको रेरा के ऊपर डिस्कस करेंगे. इस तरह से एवरीडे हमने अपना प्रोग्राम फिक्स किया है. बिल्कुल. हर दिन 11 बजे से लेके अभी 1:30 बजे तक 1 बजे तक रहेगा, और या 12:30 बजे रह गया 1.5 घंटा. और लॉकडाउन खुलने के बाद वो शाम का 8 to 9 रहेगा. यस. और कोई सवाल है? मुझे लगता है कि सवाल हो गया. बिल्कुल. If so, whether Sir, conveyance is necessary, answer is conveyance is required to get the name in the property card. What is the logic rationale behind the sinking fund? देखिए, sinking fund for the purpose of major repair के लिए रहता है. यह सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं तब आपको इनिशियल खर्चा के लिए sinking fund का जरूरी होता है. यस, राहुल पाटिल जी, आप अभी कंक्लूड करिए कि क्या क्या कॉम्प्लायन्स करना पडता है. जो आपने सुबह बताया, मराठीत तुम्ही आता सांगू शकतात. मराठीत एक 10 मिनिटामध्ये गृहनिर्माण संस्थाला कुठल्या प्रकारचा कॉम्प्लायन्स करावं लागतं ते तुम्ही सांगून आपण आपला लेक्चर समाप्ती करूया. येस सर. बिल्कुल. आपण पाहिलं की फायनान्शियल इयर हे 1 एप्रिल पासून चालू होते. मग आपले जे कंप्लायन्स सुद्धा जे आहेत ते 1 एप्रिल पासून चालू होतात. त्याच्यातली पहिली स्टेज होते अकाउंट्स. त्यानंतर मग आपण डॉक्युमेंट हँडओव्हर टू ऑडिटर. त्याच्यानंतर होतं ऑडिट. त्याच्यानंतर एजीएम. आणि त्याच्यानंतर आपले जे काही सबमिशन्स असतील, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट असेल किंवा अॅन्युअल रिटर्न्स असतील तर ते. तर एवढे आपल्याला कंप्लायन्स आहेत. त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट पाहिलं की बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीट हे 15 मे पर्यंत आपल्याला पब्लिश करायचे आहे नोटीस बोर्ड वरती. आणि सोसायटी ऑफिसमध्ये सुद्धा इन्स्पेक्शनसाठी किंवा बघायसाठी मेंबर्सना ठेवायचे आहे. त्याच्यानंतर जे तयार झालेलं अकाउंट्स आणि ऑडिटसाठी जे अवेलेबल करायचं असेल ते रेकॉर्ड किंवा डिमांड केलेलं रेकॉर्ड हे ऑडिटरला 1 जून पर्यंत हँडओव्हर करायचं आहे. त्याच्यानंतर ऑडिटरची ड्युटी आहे की 31 जुलै पर्यंत ऑडिट रिपोर्ट सोसायटीला सबमिट करेल. त्याच्यानंतर ऑडिट रिपोर्ट जो अपलोड करायचा आहे गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईटवरती, महासहकार वेबसाईटवरती, ते आहे 30 ऑगस्ट. 30 ऑगस्ट ही ड्यू डेट आहे. त्याच्यानंतर आपण एजीएम डेट आहे. एजीएम डेट ही 30 सप्टेंबर पर्यंत आहे. रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट हा ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन झाल्यापासून 3 महिन्यापर्यंत. सेक्शन 82 मध्ये प्रोव्हिजन आहे. एजीएम पासून नाही, ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन पासून विदिन 3 मंथ्स. त्याच्यामुळे एजीएम होईल नाही होईल याचा ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्टशी काहीही संबंध नाहीये. त्याच्यानंतर आपण सबमिशन करायचे आहेत अॅन्युअल रिटर्न्स जे सेक्शन 79(2) प्रमाणे आहेत. तर त्याची ड्यू डेट आहे फायनान्शियल इयर चालू व्हायच्या 6 महिने पूर्वी, म्हणजे 30 सप्टेंबर तारीख येते. तर 30 सप्टेंबर पर्यंत आपल्याला अॅन्युअल रिटर्न्स हे स्टेटमेंट सबमिट करायचे आहे की जे फक्त आपण एजीएम नंतरच सबमिट करू शकतो. एजीएम मध्ये कन्फर्म झाल्यानंतरच आपण अॅन्युअल रिटर्न्स हे सबमिट करू शकतो. त्याच्यामुळे जर समजा माझा सल्ला असा राहील की 30 सप्टेंबरला बऱ्याच सोसायटी काय करतात, 30 सप्टेंबरला रविवार असेल तर त्या दिवशी एजीएम घेतात. पण आपण असं न करता आपल्याला अॅन्युअल रिटर्न सुद्धा सबमिट करायचे आहेत. तर आपण त्यापूर्वी ती प्रोव्हिजन लक्षात घेऊन आपण एजीएम कंडक्ट केली पाहिजे. त्याच्यानंतर आपले ऑडिटरची जी अपॉइंटमेंट लेटर आहे, ऑडिटरची अपॉइंटमेंट लेटर ही आपल्या लॉग इन आयडी वरती लॉग इन करून आपल्या अकाउंट वरती अपलोड करायची आहे महासहकार वेबसाईट वरती. आणि ऑडिटर त्याची कन्सेंट लेटर त्याच्या साईट वरून अपलोड करेल आणि
दोघांची जॉईंटली मिळून ई ऑर्डर जनरेट होईल. ती ई ऑर्डर आपल्याला 31 ऑक्टोबर पर्यंत जनरेट करायची आहे. आणि ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट हा विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. हे आपले सगळे कंप्लायन्सेस आहेत. हे ड्यू डेट्सच्या पूर्वी आपल्याला सबमिट करायचे आहेत. मी एक थोडस अजून हायलाइट्स करू इच्छितो. याच्यामध्ये जे कोरोनाच्या काळामध्ये साधारण 15 मार्च ते आतापर्यंत एक शासनाचे हाऊसिंग सोसायटीच्या रिलेटेड एक 5 सर्क्युलर निघलेत. ज्याच्यामध्ये जे पहिलं सर्क्युलर होतं 25 मार्च 2020 ला, ज्याच्यामध्ये कलेक्टर माननीय जिल्हाधिकारी यांनी हाऊसिंग सोसायटीने कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्या सोसायटीमध्ये काय केलं पाहिजे, पदाधिकाऱ्यांची काय जबाबदारी आहे याचे मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या होत्या. त्याच्यानंतर दुसरं सर्क्युलर 9/4/2020 ला आलेलं आहे. दुसरं सर्क्युलर होतं ते 9/4/2020 ला आलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19 किंवा PM केअर फंड कोविड-19 याच्यामध्ये आपण आपल्या नेट प्रॉफिटच्या, म्हणजे जे आपले सेक्शन 69 मध्ये जी प्रोव्हिजन आहे, अंशदान जे द्यायचं, सामाजिक कार्याला अंशदान द्यायचं आहे, तर त्याप्रमाणे आपण त्याच्यासाठी आपण डोनेशन देऊ शकतो. मग याच्यामध्ये मात्र सेक्शन 69 मध्ये प्रोव्हिजन जी दिलेली होती की नेट प्रॉफिटच्या बिलो लेस दॅन 20% असे आपल्याला द्यायची होती. त्याच्यामध्ये जे आपली संघीय संस्था असतील त्याची परमिशन घ्यायची होती, परंतु या सर्क्युलर मध्ये ती परमिशन घेण्याची जरूरत नाही असं नमूद केलेलं आहे. त्याच्यानंतर होतं की सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका, हे 18/3/2020 ला सर्क्युलर आलेला आहे, ज्याच्यामध्ये संपूर्ण सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ह्या 17 जून पर्यंत त्याची टेन्युअर, प्रत्येक कमिटीचा कालावधी हा वाढवलेला आहे. याच्यामध्ये एक्सेप्शन्स केलेले आहेत. फक्त हायकोर्टनी दिलेले ज्या काही संस्थांचे डायरेक्शन्स असतील किंवा निवडणुका घेण्यासाठी मॅन्डेटरी केला असेल तेवढ्याच संस्था वगळण्यात आलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर 22/4/2020 ला ऑडिट पॅनल बद्दल सर्क्युलर आलं, ज्याच्यामध्ये 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत ऑडिट पॅनलला एक्सटेन्शन दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे येणाऱ्या वार्षिक सभेमध्ये AGM मध्ये आपण आपल्या संस्थेसाठी आहे त्या पॅनल मधून ऑडिटरची नियुक्ती करू शकतो. त्याच्यानंतर कमिशनरनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मीटिंग म्हणजे डिजिटल मीटिंगसाठी परवानगी दिलेली आहे. ज्या आपले संचालक मंडळ असेल, मॅनेजिंग कमिटी असेल, 24/4/2020 ला सर्क्युलर आलं, ज्याच्यामध्ये आपल्या संस्थेच्या प्रत्येक मीटिंग ज्या असतील तर त्या मीटिंग ह्या डिजिटल स्वरूपामध्ये आपण घेऊ शकतो. आणि त्या मीटिंग घेताना मात्र आपले जे बायलॉज 127 आहे, 132 आहे, 133 आहे, 136 आहे, याच्यामधले ज्या काही प्रोव्हिजन्स असतील, जसं की 3 दिवसाची नोटीस पाहिजे, मिनिट्स नोट केलं पाहिजे, सेक्रेटरीची ड्युटी आहे, चेअरमॅनची मीटिंग ऑफ चेअरमॅनची ड्युटी आहे, तर या ज्या ड्युटी आहेत त्या सुद्धा फॉलो करायच्या आहेत आणि त्या मीटिंग कंप्लीट करायच्या आहेत. त्याच्यानंतर हाऊसिंग सोसायटीला जे थेट भाजीपाला विक्री आहे त्याचं सर्क्युलर आलेलं होतं. याच्यामध्ये जो आपण आता ऍप बघितलं त्याच्या माध्यमातून आपण आपले जे काही भाजीपाला आहे तर तो सुद्धा मागवू शकतो. म्हणजे आणि दुसरं महत्वाचं एक सर्क्युलर होतं जे डोमेस्टिक वर्कर, लेबर कमिशनर आणि कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर यांनी संयुक्त ती योजना राबवलेली होती आणि अजूनही आहे. डोमेस्टिक वर्करचा जो डाटा आहे तो आपण गव्हर्नमेंटला प्रोव्हाइड करायचा आहे, जेणेकरून त्या गरीब लोकांना म्हणजे मध्यमवर्गीय लोकांना त्याच्यातून पंतप्रधान श्रमधन योजना जी आहे त्याच्यामधून त्यांना पेन्शन मिळेल अशी योजना होते. असे काही सर्क्युलर्स आलेले आहेत. लेटेस्ट सर्क्युलर जे होतं जे 3 दिवसापूर्वी आलं त्याच्यामध्ये ऑनलाईन ट्रेनिंग सुद्धा गव्हर्नमेंटने अलाउड केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये काही संस्था स्पेसिफाईड केलेल्या आहेत ज्याच्यामध्ये आपण सहकार भारती आणि जॉईंटली मेस्वा आहे अशा माध्यमातून आपण प्रशिक्षणही ते घेऊ शकतो, कारण त्याची
प्रोव्हिजन जे आहे 24 सेक्शन मध्ये दिलेले आहे, तर तेही मॅन्डेटरी आहे. अशा पद्धतीनं आपण जे सर्क्युलर आहेत ते फॉलो करून, विशेषतः कलेक्टर साहेबांचं जे सर्क्युलर आहे जिल्हाधिकाऱ्यांचं, तर त्याच्यातील मार्गदर्शक सूचनांचंही तंतोतंत पालन करावं, जेणेकरून आपण कमिटीनं जरी सोशल वर्क करत असेल तरी कुठल्याही कारवाईला सामोरं नाही गेलं पाहिजे. एवढं करून आजच्या सेशन मधलं माझं कंप्लायन्स हा विषय आहे तो मी इथं समाप्त करतो. बाकी बऱ्याच पार्टिसिपंटनी आपल्याला त्याचे ड्यू डेट्स मागितलेल्या होत्या, तर त्या आपल्याला मीडिया MNS मीडियाकडून त्या प्रोव्हाइड केल्या जातील. धन्यवाद. बिलकुल. त्यांनी असंच विचारलं, राहुल पाटील जी, वेअर डू यू फाइंड द लिस्ट ऑफ ड्यू डेट्स? तर आपल्याला ड्यू डेट कुठून त्यांना मिळेल त्याने विचारलेलं आहे. तर मला वाटतं आपल्याला ज्या नियम आहे रूल 61 आणि 69 मध्ये प्रोव्हिजन्स आहेत, तिथूनही मिळू शकतात, किंवा आपण ग्रुपमध्ये सुद्धा, चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा ते अपलोड करू शकतो. देखो, रूल नंबर 60 जो है वो जनरल बॉडी लेने के बारे में है. रूल नंबर 61 जो है अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में है. और तो इस तरह से वो रूल नंबर 61 में आपको मालूम पड़ेगा विद इन 15 days और 45 days फ्रॉम द completion of the cooperative year you have to complete the accounts. So rule number section 81 में लिखा है within 4 months you have to complete the audit. इस तरह आप जब देखते हैं तो आपको अलग अलग सेक्शन के हिसाब से और रूल के हिसाब से आपको ड्यू डेट मिलेगा. वो सेक्शन क्या है, रूल क्या है, ऐसा एक राहुल पाटिल एक छोटा सा PDF बनाएंगे और आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. यस, धन्यवाद राहुल पाटिल जी. किसी को कुछ सवाल करना है तो 1-2 सवाल ले लीजिए, फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं. सर एक हम पहले ले लेते हैं, लास्ट में सभी जितना सवाल होगा ले लेंगे. अभी हम एक लॉकडाउन में दोस्तों, यदि आपको सदुपयोग करना है सही अपने समय का, और जो रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर जो कोविड-19 के बाद जो सुस्त पड़ेगा, जो उसका सुस्तपन होगा, उस सुस्तपन को भगाने के लिए और आपको एम्प्लॉयमेंट और अपने आप को मजबूत करने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं. दोस्तों, महासेवा का जो कोर्स है ऑनलाइन, वो 1 दिन से लेके 15 दिन का कोर्स है और बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर है दोस्तों. जैसे सेल्फ रीडेवलपमेंट, डीम कन्वेंस और सोसाइटी में जो कंपल्सरी, जैसे राहुल पाटिल जी ने बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको कंपल्सरी लेना ही है. तो इस तरह के ऑनलाइन हम कोर्सेज कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम महासेवा की कर रही है. और इन कोर्सेज में भी दोस्तों आपको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और तमाम, यदि उसमें आप डोनेट करते हैं तो 50% का रिलीफ इस तरह का है. तो इस ऑनलाइन कोर्सेज क्या है महासेवा का, और ये पूरा किस तरह से इसका हमारा प्रारूप है, वो बताने के लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूँ महासेवा के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर पार्थ सारथी. मिस्टर पार्थ सारथी बताएंगे कि क्या है ऑनलाइन कोर्सेज और कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आपके जीवन में. एज ए कंसल्टेंट आप आ सकते हैं सेल्फ रीडेवलपमेंट, डीम कन्वेंस में, या सोसाइटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एज ए मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजर या ट्रेनिंग सोसाइटी मैनेजर आ सकते हैं. आपकी लाइफ में आने वाली जो सुस्ती है, उस सुस्ती को भगाने के लिए ये महासेवा इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन कोर्सेज करवा रही है. दोस्तों बिल्कुल आप ज्वाइन करें. आपके मैं पार्थ सारथी जी कहूँगा आपके नंबर्स वगैरह भी शेयर करें ताकि लोग कनेक्ट हो सके. अभी मैं इन्वाइट कर रहा हूँ मिस्टर पार्थ सारथी जी को कि वो आए और बताएं किस तरह से ऑनलाइन कोर्सेज हैं. यस सर. या थैंक यू सुनील जी. थैंक यू पाटिल साहब, जो आपने अभी पूरा ऑडिटर के बारे में कंप्लायंस और डेडलाइंस और उसके बारे में पूरा बताया, जानकारी दिया लोगों को. तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि महासेवा ने, जैसा अभी आपने सुना, पाटिल जी ने ये भी बताया कि 2 दिन पहले जैसे पुराना एक सर्कुलर था जिसके हिसाब से मीटिंग ऑनलाइन लेने की परवानगी दे दिया था, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने. सिमिलरली ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कंडक्ट करने के हिसाब से गवर्नमेंट ने परमिशन दिया हुआ है हर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को. तो एक्चुअली कोऑपरेटिव सेक्टर को ही दिया है, सब सोसाइटीज को दिया है. इसके लिए उन्होंने उसमें 24 सेक्शन 24 का मेंशन किया है. एक्चुअली हमारे जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उनका जो सेक्शन है अभी 154B में आता है, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, जो अलग चैप्टर बना है हमारा उसके हिसाब से. तो आपने वो सर्कुलर भी अगर है इश्यू किया है, उसमें जो नोटिफाइड गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके नाम भी दिए हुए हैं. और उसमें आप नाम में देखोगे तो सहकार भारती के साथ में महासेवा का नाम भी जुड़ा हुआ है. तो उसका कहने का मतलब ये है कि वी आर दी ट्रेनिंग
पार्टनर्स और द नॉलेज पार्टनर्स फॉर सहकार भारती, जिसके जरिए हम लोग मुंबई और आसपास के एरियाज में काफी 4-5 साल से हम लोग, जब से ये नोटिफिकेशन आया था कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंपलसरी है 97th अमेंडमेंट के हिसाब से, उसके तभी से ये शुरू है हमारे यहाँ पे। और जब अभी ये हम लोग बीच में ऑनलाइन ट्रेनिंग का जब परमिशन दिया गया था, तभी भी हमने काफी सोसाइटीज को बात करके उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने की जो उनका मैंडेटरी प्रोसेस है, जो करना है उनको हर साल में, उसके हिसाब से हमने काफी उनको एजुकेट किया है। और अभी तो सरकार का नोटिस भी आ चुका है, तो ऑल द सोसाइटीज, जितने भी लोग हैं अपने अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, जो भी यहाँ पे चेयरमैन सेक्रेटरी जुड़े रहेंगे, नहीं भी रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे, तो आप अपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को बताइए, उनको बोलिए कि ये ट्रेनिंग हम लोग अभी ले सकते हैं, लॉकडाउन का टाइम है तो हम लोग इसको यूजफुली यूटिलाइज करते हैं टाइम को। बाद में सब लोग अपने अपने काम से निकल जाएंगे लॉकडाउन होने के बाद, और काम का प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा लॉकडाउन खत्म होते ही, पेंडिंग काम बहुत रहेगा। तो अभी जब फ्री रहे घर में और सब लोग के पास थोड़ा सा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम है, तो उस समय पे हम लोग यही चाहते हैं कि नए हाउसिंग चैप्टर के हिसाब से भी और मैंडेटरी इसके हिसाब से भी आप लोग एनरोल हो जाइए ये ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। और महासेवा आपके यहाँ पे सोसाइटी में ऑनलाइन ट्रेनिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको कराएंगे। ये एक्चुअली जो आपको 10 रुपीज भी कलेक्ट करना है इस प्रोविजन के हिसाब से, जो बायलॉस में है कि मिनिमम 10 रुपीज पर मेंबर आपको कलेक्ट करना है, तो वो कलेक्शन और जो है उसका एक्सपेंडिचर ये आप ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की तरफ करा सकते हैं। ये रहा सोसाइटी का ट्रेनिंग एजुकेशन के हिसाब से मैंने जो बताया। उसको छोड़ करके हम, जैसे अभी राहुल पाटिल साहब ने ये भी बताया कि ऑडिटर के, आप अभी अगर उन्होंने उनका लेक्चर सुना है तो उसमें उन्होंने डेडलाइंस वगैरह और क्या क्या करना चाहिए, ऑडिटर का क्या क्या रोल होता है, ऑडिट क्या होता है, कंप्लाइंस क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा एक समराइज करके आपको बताया। बट आपको ऑडिटर मैनुअल भी जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में भी अगर पूरी जानकारी चाहिए और उसको कोर्स अटेंड करना है, अभी शायद किसी ने अपने चैट बॉक्स में भी डाला था कि जीडीसी अगर कंप्लीट किया हमने तो फिर हमको कैसा एनरोल होना चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है एनरोल करने के लिए, कौन कौन ऑडिटर बन सकता है, एम्पैनलमेंट में गवर्नमेंट का एम्पैनल लिस्ट में कैसा जाना चाहिए, इतने सारे चीज प्लस ऑडिट रिलेटेड जितने भी अंदर के जो ऑडिट ये है जो आपको करना चाहिए, एक ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए और सोसाइटी को क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरा ट्रेनिंग सेशन हमने एक डिजाइन किया है। 3 हमने टॉपिक चुने हैं, उसमें एक ऑडिटर मैनुअल का भी एक टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है हमारा कन्वेंस और डीम कन्वेंस का, जिसका सेशन अभी चल ही रहा है हमारा, हफ्ते का सेशन में एक वो भी है वन ऑफ द टॉपिक्स। तो डीम कन्वेंस और कन्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है हमारे मुंबई और उसके आसपास के एरिया को लेकर के। और तीसरा चैप्टर है हमारा रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट। तो ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के जो नजरे रखते हुए करंट सिचुएशन के हिसाब से, और हर सोसाइटी को, बॉम्बे और मुंबई और सबर्बन मुंबई के हिसाब से हर सोसाइटी को ये 3 में से कोई ना कोई चैप्टर का जरूरत है आज के दिन में, इसके नॉलेज की जरूरत है। लोग सोसाइटी के हिसाब से भी आप आकर के ट्रेनिंग ले सकते हो, या कोई इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना चाहता है, कोई प्रोफेशनल है जिसको जानकारी चाहिए, जो उनको प्रोफेशनली प्रैक्टिस भी करना चाहता है, तो वो लोग भी आके इसमें एनरोल कर सकते हैं। और हमारे नंबर्स आपको दिए जाएंगे, हमारे ऑफिस के ईमेल आईडी और नंबर सभी शेयर करेंगे। मैं विशाल जी को बोलता हूँ कि खत्म होने से पहले नंबर शेयर कर दे स्क्रीन में, चैट में, ताकि आप कर लीजिए। और ट्रेनिंग एजुकेशन का जो पहले वाला बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि सोसाइटी को अपने ट्रेनिंग एजुकेशनल कोर्सेस है सेशन का होगा, वो भी उस हर सेशन का हम लोग 500 रुपीज चार्ज कर रहे हैं पर सेशन। तो अगर आपको आकर के एनरोल करना है ये सेशन के लिए, तो आप जरूर आइए, एनरोल करिए और उसका लाभ उठाइए। और आप लोग, बहुत सारे लोग इसमें करियर बना सकते हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ कि अगर कन्वेंस, डीम कन्वेंस या फिर सेल्फ रिडेवलपमेंट हो, रिडेवलपमेंट हो, या जीडीसीए का कोर्स हो, ऑडिटर का, बहुत सारे लोग अपना करियर बना सकते हैं। ये कोऑपरेटिव सेक्टर में जा करके आप लोग काफी इसमें एनरोल हो करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। नॉलेज का एनरिचमेंट तो एक पार्टी है, उसके साथ साथ में आपको बाकी के बेनिफिट्स भी अटैच्ड है। तो मैं अगेन सब लोग से अपील करता हूँ, जितने भी लोग हैं आप भी आइए, आपके जानकार लोगों को भी बताइए, आपके आसपास के सोसाइटीज को भी ये बताइए। और जितने भी हम महासेवा की तरफ से आपको सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो फार्म टू होम हो या फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो,
जो भी है हमारे तरफ से आपको पूरी सोसाइटी रिलेटेड सब मैटर आपके पास दिया जाएगा और सब चीजों में आपको एनलाइटन किया जाएगा। थैंक यू सो मच सुनील शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड सुनील शर्मा जी यू कैन टेक। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक्स टू एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। यस यस, I have passed GDCA. How do I enroll in audit panel? देवेंद्र बांदिवडेकर। बोलिए राहुल जी, बताइए। जब भी पैनल की एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगी तो उसी टाइम पे आप एप्लीकेशन देके उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसके पहले आप उसमें एनरोल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो भी क्राइटेरिया है, जिसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए और GDCA पास चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है उसका। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद राहुल पाटिल जी। दोस्तों, अभी भी किसी का कुछ सवाल हो, वो सवाल लेंगे हम। और जितने आपके कॉम्प्लीमेंट्स मिले हमें और महासेवा को, हम लोगों को, हमारा जो जज्बा और जोश बढ़ता है इस तरह का। और हम तमाम इस तरह की घर बैठे लॉकडाउन में विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, जैसा बताया ऑनलाइन कोर्सेज है, फॉर्म जरा लोगों को आमंत्रित करिए महासेवक बनने के लिए। बिल्कुल। दोस्तों, इस पूरे अभियान में हमारे महासेवा के अभियान में आप एज ए वॉलंटियर महासेवक जुड़ सकते हैं, घर बैठे जुड़ सकते हैं और आप इंटरेस्ट ले इसमें और आप वॉलंटियर बनकर एक महासेवक बने, घर बैठे हो, कहीं बाहर नहीं निकलना आपको, इस लॉकडाउन का पालन करते हो। आप डोमेस्टिक वर्कर्स का डाटा दे सकते हैं, हमारे तमाम जितने फार्म टू होम और तमाम जितने हमारे हम काम कर रहे हैं उसमें आप एज ए वॉलंटियर जुड़ सकते हैं। क्या प्रोसेस है, क्या है, वो सब मैं आपको नंबर अभी विशाल बामने से कहूंगा कि नंबर शेयर करें। हमारे जितने महासेवक हैं, मत्स्येंद्र थालेश्वरी या फिर आप विशाल बामने, मिस्टर जो विशाल बामने, उनको भी उनके नंबर पर भी आप अपना इच्छुक है आप महासेवक बनने के लिए, तो आप अपना इंटरेस्ट जता सकते हैं। नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप अपना डिटेल भेजें प्लीज। दोस्तों, वॉलंटियर जुड़े महासेवा से, उसके आगे यदि आपका इस सब्जेक्ट पर कुछ हमारे जो स्पीकर थे तमाम प्रभु सर से कुछ सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। लेकिन उस बीच में मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आने वाले हफ्ते में क्या होगा। महासेवा और MNS मीडिया न्यूज सर्विस और वीना ग्रुप, करण नाइक, हम लोग क्या कर रहे हैं आपको मैं बता दूं कि हम कल हम करेंगे जैसा कि हमारा संकल्पना शनिवार को थेट भेट अधिकारी आपल्या दारी, ये हमारा एक स्लोगन है, पंच लाइन है, जिसका सब्जेक्ट है कल का प्रिकॉशंस हाउसिंग सोसाइटी आफ्टर कोविड-19 बिफोर कोविड-19। इसके सब्जेक्ट पे, बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों, कृपया अपने ऑडियो म्यूट रखें, बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पर बोलने के लिए खुद IAS ऑफिसर अनिल कवाड़े साहब है, जो कमिश्नर है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, वो मौजूद रहेंगे। तो आप ज्यादा इसमें शामिल हो। फेसबुक पे तमाम जो लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, तमाम जितने पार्टिसिपेट उनसे रिक्वेस्ट है, अनिल कवाड़े साहब तो रहेंगे साहब, दूसरे सुभाष लाला जी जो एक कमिश्नर है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, और साथ ही साथ 2 मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके ऐसे रिटायर IAS ऑफिसर सुभाष लाला जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इसी सब्जेक्ट पर बोलने के लिए, और प्रभु सर तो रहेंगे। तो ये था शनिवार का प्रोग्राम। आपको संडे का प्रोग्राम बनाता हूँ। संडे का हमारा कॉन्फ्रेंस महारेरा और ऑल इंडिया जो रेरा है उस पर क्या हाल है, बड़ा महा कॉन्फ्रेंस होगा उसका लेकर। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या कर रही है, किस तरह से GR है, किस तरह से आत्मनिर्भर भारत में क्या नई चीजें आ रही है हाउसिंग में, तो ये तमाम रेरा इंडिया जयपुर की जो संस्था है महासेवा, उसके साथ मिलकर ये कॉन्फ्रेंस कर रही है संडे को ठीक 11 बजे। दोस्तों, ये था संडे का प्रोग्राम। मंडे का प्रोग्राम बनाता हूँ आपको। मंडे सोमवार को हमारा तमाम हम NGO, तमाम जो कोविड-19 को फाइट दे रहे, वो भले से सोशल वर्कर हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सांसद हो, MLA हो, कारपोरेटर, कोई भी हो, उनको हम लाते हैं जो सामाजिक संगठन के लोग हैं। तो मंडे को हमारे इस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे डॉक्टर रूमी बेराम जी हैं। डॉक्टर रूमी बेराम जी ये प्रसिद्ध प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर के, और इनके साथ रहेंगी इनकी जो तमाम टीम है, मिसेस विद्या नाइक और तमाम इनकी टीम रहेंगी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। PPT किट जो बहुत जरूरी है हॉस्पिटलों में, डॉक्टर्स में, तो ये तमाम अलग अलग हॉस्पिटलों में जाकर, अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने मंडे को या फ्राइडे को लहाने साहब के साथ मिलकर, टटिया लहाने डॉक्टर जो है डीन है हॉस्पिटल में, काफी नाम है इनका, तो बड़ी सेवाएं दे रहे हैं, इनके साथ मिलकर काफी हॉस्पिटलों में PPT किट बांट रहे हैं।
तमाम सरकार के साथ मिलकर, एनजीओ के साथ मिलकर। तो महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर क्या कर रहा है, बेराम जी, डॉक्टर बेराम जी जो प्रसिद्ध हैं और उनकी टीम क्या काम कर रही है, ये मंडे को जायजा लेंगे सेम कॉन्फ्रेंस में दोस्तों। आपको मैं अभी ट्यूसडे का शेड्यूल बनाता। ट्यूसडे एडवोकेट चंद्रकांत निगम है जो सेक्रेटरी है सहकार भारती के, नवी मुंबई इलेक्शन ऑफिसर, रिकवरी ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर तमाम, और ये सेक्शन 83 और 88 के पैनल ऑडिटर भी हैं। तो ये बोलेंगे साहब, आपको सब्जेक्ट बता दूं इनको, सोसाइटी एनुअल अकाउंट ऑडिट एंड रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट एमसीएस एक्ट 1960 और सेक्शन 81 और 82, सेक्शन 81 और 82 पर ये विशेष इनका सब्जेक्ट रहेगा। तो ये रहा ट्यूसडे का प्रोग्राम। आपको वेडनेसडे का बता दूं, वेडनेसडे हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, एक्सपर्ट सीए योगेश रावल, सीए योगेश रावल रिनोल्ड स्टाम्प ड्यूटी एक्सपर्ट है। तो स्टाम्प ड्यूटी पर हमारा ये स्पीच रहेगा वेडनेसडे को, जिसमें एक्सपर्ट योगेश रावल जो सीए हैं और स्टाम्प ड्यूटी एक्सपर्ट हैं, वो 11 बजे मुखातिब होंगे आप सभी लोगों से। तो आप जुड़ सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। थर्सडे की बात करूं मैं, गुरुवार, थर्सडे को हमारा सेल्फ रीडेवलपमेंट पर फोकस डालेंगे। क्या रीजन है और क्या चुनौतियां होगी और क्या दिक्कतें होंगी सेल्फ रीडेवलपमेंट पर, क्या एडवांटेज है सेल्फ रीडेवलपमेंट के, इसको बताने के लिए प्रसिद्ध विख्यात हमारे साथ मौजूद रहेंगे आर्किटेक्ट और पीएमसी मिस्टर मुकुंद गोडबोले। मुकुंद गोडबोले अटैच होंगे, ये बताएंगे इनका प्रेजेंटेशन गुरुवार को। फ्राइडे को हम बात करेंगे दोस्तों, जैसा हमारा इनकम टैक्स और तमाम ये टीडीएस और जीएसटी पे रहता है, तो जीएसटी पे हमारे साथ मौजूद रहेंगे जिग्नेश कंसारा, फेमस स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के फेमस है जिग्नेश कंसारा, ये सीए है और ये बताएंगे कि जीएसटी ऑन हाउसिंग सोसाइटी, जीएसटी क्या क्या किस तरह से होता है, हाउसिंग सोसाइटी पर कैसा लगता है, तो इस सब्जेक्ट पर बताएंगे कि ये जिग्नेश कंसारा ये जुड़ेंगे, फेमस है, काफी रिनोल्ड है जिग्नेश कंसारा जी, ये बात करेंगे। और फिर हम थेट बेट पर जाएंगे, तो थेट बेट और ये पूरे हफ्ते का आपको प्रोग्राम बताया मैंने। तो निश्चित ही ऐसे सभी वीक हफ्ते भर के प्रोग्राम में हमसे जुड़े रहिए। इस तरह का मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और अभी मैं चाहूंगा आपका यदि कुछ सवाल हो दोस्तों, जो पार्टिसिपेट जुड़े फेसबुक पर तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फेसबुक पर भी तमाम जो लोग जुड़े हैं, आपके सवाल, आपका आप जुड़ना चाहते हैं वॉलंटियर महासेवा से, तो आप बिल्कुल अपना मैसेज दें, अपना मेल आईडी दें, अपना नाम दें, ताकि हम आपको, हमारे जो महासेवक है वो कनेक्ट करेंगे आपसे दोस्तों। तो जितने पार्टिसिपेट जूम पर है, कृपया अपने कुछ सवाल हो, कुछ आपका व्यू हो, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप कुछ इच्छा रखते हैं, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको मौका दिया जा रहा है। और इसके बाद कॉन्फ्रेंस का समापन करूंगा मैं आज की कॉन्फ्रेंस का। तो प्लीज कोई भी यदि पार्टिसिपेट बोलने के इच्छुक है या बोलना चाहते हैं, प्लीज अपना नाम बोलें। समाप्त करिए। थैंक यू वेरी मच। लोगों को हम व्हाट्सएप में या जितने लोग जोड़े ईमेल में, आपको हर बार का पासवर्ड एंड ये दे देंगे, आपको हर बार रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करेंगे तो आपको जैसा आज लिंक मिला वैसा आपको हर बार लिंक मिलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। तो दोस्तों आज की इस कॉन्फ्रेंस में बस आज जो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय था एमसीएस एक्ट और किस तरह से, तो उस पर भी एक्सपर्ट हमारे जो राहुल पाटिल जी सर्टिफाइड ऑडिटर्स हैं और सहकार भारती से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी संस्था सहकार, तो आज उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो आए, उन्होंने अपना एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया दोस्तों। तो उनका शुक्रिया करने के साथ साथ हमारे तमाम जो पार्टिसिपेंट, उनका शुक्रिया, और रमेश प्रभु जी हमारे प्रधान सेवक है, उनका तो शुक्रिया, धन्यवाद। और दोस्तों हम इस तरह के कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, सभी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं उनके लिए सभी का धन्यवाद, पार्टिसिपेट का धन्यवाद, फेसबुक पर जितने लोग जुड़े उनका धन्यवाद दोस्तों। और आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस जो विषाणु है जिससे बीमारी होती है कोविड-19 की दोस्तों, तो कोविड-19 किसी देश को नहीं छोड़ रहा है, वापिस चीन का जैसे न्यूज आ रही है, चीन में वापिस हुआ है। तो हम इस तूफान को यही कह सकते हैं कि आप तूफान को शांत नहीं कर सकते, आप तूफान को शांत नहीं कर सकते, कोशिश व्यर्थ है, आप स्वयं को शांत कीजिए, आप स्वयं को शांत कीजिए, मतलब घर पे रहिए, आप स्वयं को शांत कीजिए, तूफान खुद चला जाएगा, तूफान खुद चला जाएगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इस तरह की अपील करते हुए दोस्तों कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। लास्ट में सभी का धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। आप पार्टिसिपेट में आए, फेसबुक पर लोग जुड़े, तमाम सभी का शुक्रिया। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा करता है महासेवा और MNS मीडिया न्यूज और इसकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल।